हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इकोलॉजी, और इकोलॉजी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर, ठीक, जिसका होगा आज लेक्चर 2। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर 1 जो है बेहतरीन तरीके से देख लिया होगा, ठीक। अब लेक्चर 2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, जिसके अंदर आप पॉपुलेशन ग्रोथ जानोगे। फिर उसके ग्रोथ के दो मॉडल दे रखे हैं, जो कि है एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ, उसको हम जानेंगे। और अगर समय हमारे पास बचता है तो हम लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन को भी जानेंगे। तो आज के ये टॉपिक हमारे रहने वाले हैं, ठीक। आपको याद होगा हमने जब आपको लेक्चर 1 पढ़ाया था तो उसके अंदर हमारा एक टॉपिक रह गया था, वो था पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे पहले जो है हम पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में जानेंगे, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ और उसके मॉडल्स की आज हम चर्चा करेंगे, ठीक। और अगर किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए हमारे आज की, मतलब पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की, तो उसे कुछ नहीं करना, वो उसे मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपको जो है लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक। तो चलो आओ आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। अब देखो क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, जरा समझने की कोशिश करना। पॉपुलेशन डेंसिटी को जो है पॉपुलेशन साइज की तरह समझो। देखो डेंसिटी, आप सपोज करो आप किसी बड़े एरिया में रहते हो, ठीक। अब ये जो है हम एक एरिया जो है पर्टिकुलर मान लेते हैं कि भैया ये जो एरिया है इसके अंदर कितने लोग रहते हैं, यही है इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि घनत्व की किस एरिया में। एक हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर समय में एक पर्टिकुलर एरिया जो है डिसाइड कर लिया, और जितने लोग उसके अंदर रहते हैं उसको ही हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। सपोज करते हैं ये मैंने ले लिया आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। तो ये क्या है, ये है आपका एरिया, और यहाँ रहते हैं लगभग मान लो 936 पीपल। तो ये जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाला गया होगा, आप समझ रहे हो। तो ये जो 1 किलोमीटर एरिया के अंदर ये जो इतने लोग रह रहे हैं, यही है इस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये हमें क्या, किसी एरिया का जो है साइज बेसिकली ये बता रहा है कि वहां पर पॉपुलेशन का साइज कितना है, जिसके अंदर हमने एरिया को जो है डिसाइड कर लिया कि हम इतने ही एरिया में इसको स्टडी करेंगे। तो यही होती है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी पॉपुलेशन डेंसिटी की, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया इन पर्टिकुलर टाइम, कि किसी पर यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं, वही है इसका क्या, वही है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको एन से जो है क्या करा जाता है, डिनोट करा जाता है, ठीक। अब आपने एरिया डिसाइड कर लिया, अब आपको कैसे पता लगा यहाँ पर 936 पीपल रहते हैं, आपने क्या करा वहां पर काउंटिंग करी, तब आपको पता लगा। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो होता है काउंटिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि आपको वहां जितने लोग रह रहे हैं उनको काउंट करना पड़ेगा। ये सबसे एक्यूरेट तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इसके अंदर आपसे कोई भी गलती नहीं हो सकती, ना ही कोई अजम्पशन होगा, यानी कि एग्जैक्ट जितने लोग वहां रहते हैं उतना ही आपके पास आंसर आएगा। तो क्या आपको पॉपुलेशन डेंसिटी समझ में आ गया, क्या आपको समझ में आ गया कि बेस्ट मेथड क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का, कि भैया वहां जितने लोग रहते हैं उनकी आप क्या कर लो, काउंटिंग कर लो। जैसे कि मैंने एरिया डिसाइड कर लिया 1 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक, और मैंने इसके अंदर देख लिया कि भैया कितने लोग रहते हैं, मैंने काउंट कर लिया, तो इससे मुझे क्या पता लग गया, पॉपुलेशन डेंसिटी पता लग गई। तो चलो आओ डेफिनेशन सबसे पहले हम अब लिख लेते हैं, ये इन सबको हटाते हैं। आओ देखो, तो आप ये देखो इस तरीके से हेडिंग अप डाल लो, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं आपके बच्चों एन से, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं हम आपके एन से। तो कहीं पर भी आपको एन दिखाई दे तो आप समझ जाना पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, पॉपुलेशन साइज की बात हो रही है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, आप लिखोगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट एरिया इन पर्टिकुलर टाइम, इन पर्टिकुलर टाइम, कि भैया पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रह रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर, वही कहलाता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी इन पर्टिकुलर टाइम।
और बेस्ट मेथड क्या है इसको जो है फाइंड आउट करने का, तो जो इसको बेस्ट मेथड है फाइंड आउट करने का वो क्या है, काउंटिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो आप लिख लो यहाँ पर काउंटिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, काउंटिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, काउंटिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये क्या है, बेस्ट मेथड है टू फाइंड द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आप यहाँ पर लिख लोगे इंडिविजुअल्स, तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी, बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट आपका एन। तो भैया अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, तो कुछ नहीं भैया, जितने वहां पर इंडिविजुअल्स हैं उनकी आप क्या कर लो, काउंटिंग। अब देखो जब आप किसी एरिया में जाओगे तो चांद, अब दो चीजें हो सकती है, देखो जब आप काउंटिंग करोगे या तो काउंटिंग नंबर बहुत ही छोटा आएगा या फिर काउंटिंग नंबर बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे कि अगर आप भरतपुर बर्ड सेंचुरी में जाते हो, वहां पर साइबेरियन क्रेन्स की गिनती करते हो, तो आपको पता लगेगा वहां पर वो जो है उसका जो अमाउंट है वो कम है, उनका जो साइज है वो कम है, वो लेस देन 10 भी हो सकता है, ठीक। पर अगर आप किसी एक पॉन्ड में जाते हो और वहां पर क्लेमाइडो मुनास को देखते हो, तो आप देखते हो कि उसका जो नंबर है वो मिलियंस में हो सकता है। तो क्या आपको समझ में आ गया, जब भी आप किसी एरिया में जाओगे वहां पर अगर काउंटिंग करते हो तो आपको ये देखने को मिल सकता है कि या तो वो नंबर लो होगा या फिर नंबर हाई होगा। लो नंबर आपको कहाँ देखने को मिला, जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है वो दे रखा है भरतपुर बर्ड सेंचुरी का, जिसके अंदर साइबेरियन क्रेन्स आपको देखने को मिलती हैं और उनका नंबर जो है 10 से लेस देन 10 हो सकता है, ठीक। और जो पॉन्ड के अंदर आप जो क्लेमाइडो मोनास देखते हो उसका नंबर मिलियंस में हो सकता है, ठीक। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। अब जरा देखो नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। अच्छा किसी को नोट करना हो तो देखो नोट कर लो, जिसको भी नोट करना हो वो नोट कर लो, पॉज कर लो और नोट कर लो। हो गया, अब देखो आगे। आ जाओ, तो एग्जाम्पल यहाँ पर आप डालो, आप यहाँ पर डालो एग्जाम्पल, 1 मिनट। अब ठीक है, थोड़ा सा दिख तो रहा है ना, हाँ चलो आओ। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में आप लिखोगे भरतपुर बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर सर्दियों में आपको साइबेरियन क्रेन्स देखने को मिलती हैं, ठीक। भरतपुर बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी क्या, साइबेरियन क्रेन्स, साइबेरियन क्रेन, और इनका जो नंबर है वो लेस देन 10 हो सकता है। तो आप लिखोगे कुड बी लेस देन 10, तो आप यहाँ पे लिख लो, अरे यार ये क्या लिख दिया, कुड बी नंबर, कुड बी कुड बी लेस देन 10, देखो ये मैंने लेस देन का साइन आपका बनाया है, ठीक। और इसका एक और एग्जांपल आप लिख लोगे, एक तो ये हो गया, दूसरा आप लिख लोगे अगर आप किसी पॉन्ड में जाते हो, इससे आपको ये अंदाजा लगा कि यार ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना ये ज्यादा भी हो सकती है बहुत कम भी हो सकती है, ठीक। अगर आप किसी पॉन्ड में जाते हो और वहां पर क्लेमाइडो मुनास का नंबर देखते हो, क्लेमाइडो मुनास का नंबर देखते हो तो आपको मिलियंस में देखने को मिलेगा। तो आप लिख दोगे नंबर कुड बी इन मिलियंस, नंबर कुड बी इन मिलियंस। अरे यार ये क्या हो रहा है आज, देखो नंबर कुड बी इन मिलियंस, तो लाखों में जो है इसका नंबर आपको देखने को मिल सकता है। किसका नंबर आपको लाखों में देखने को मिल सकता है, किसी पॉइंट में क्लेमाइडो मोनास का। तो आप ये दो एग्जांपल्स क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे, कर लो नोट डाउन। इसके बाद मैं आपको कुछ और बताऊंगा। समझ में आ गया, हो गया नोट डाउन। अब जरा सुनो, अब जरा एक बात ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप सब समझना, हर बार ये जो नंबर है ना ये हमें जो है सही चीज आपको नहीं बता के देगा। हर पॉपुलेशन के लिए नंबर काउंट करना जो है एक तो पॉसिबल नहीं है, और दूसरा जो है ये जो है एक सही मेजर भी नहीं देगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, बायोमास कैलकुलेट करते हैं, जरा समझना। तो जरा देखो ये, 1 मिनट आ जाओ, देखो ये इस तरीके से कोई एरिया आप समझ लो, ठीक। अब जरा ध्यान से आप देखना, ये एरिया आपको दिख गया,
आओ देखो, अब ये एरिया आपको दिख गया होगा। अब देखो यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर है आपकी ग्रास, इस तरीके से आपकी ग्रास लगी हुई है इस पूरे एरिया में, ठीक, जिसको हम कह रहे हैं कैरेट ग्रास, जिसको हम कह रहे हैं आपका कैरेट ग्रास। अब देखो, और जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक बेन्यान ट्री। क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है एक बेन्यान ट्री। जरा देखो, आपको इस तरीके से देखने को मिलता है इसी एरिया में यहाँ पर एक बेन्यान ट्री। ये देखो, ये देखो। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, आपको इतनी ग्रास दिख रही है, ठीक है, इस ग्रास का जो नंबर है वो है आपका लगभग 200। आपको कैरेट ग्रास यहाँ पर देखने को मिल रही है इस एरिया में, क्या देखने को मिल रही है? 200 कैरेट ग्रास जो है आपको, जिसका साइंटिफिक नेम भी आपको भी याद करना है, मैं बताऊंगा। और आपको देखने को मिल रहा है एक वेन्यान ट्री, वन बेन्यान ट्री। अब जरा एक बात बताओ, इन दोनों में से किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? वन बेन्यान ट्री, और बहुत बड़ा है ये बेन्यान ट्री, ठीक। अब आप सोचो इसमें से बायोमास किसका ज्यादा होगा? क्या इस जो आपको अब यहाँ पर कोई कहे कि यार 200 जो कैरेट ग्रास है यार वो नंबर बहुत ज्यादा है, वन बेन्यान ट्री तो उनका कुछ नहीं है, बट आप देखोगे तो कैरेट ग्रास का कोई महत्व थोड़ी है किसके आगे, एक बेन्यान ट्री के आगे। तो ऐसे केस के अंदर जो है हम बायोमास को कैलकुलेट करते हैं। इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी की कभी जब आपको ये डेफिनेशन भी देखने को मिलेगी जब आप आगे फर्दर स्टडी करोगे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल और बायोमास पर यूनिट एरिया इन पर्टिकुलर टाइम, ये भी एक डेफिनेशन होती है। यानी कि इंडिविजुअल के अलावा अगर आप बायोमास निकालते हो पर यूनिट एरिया में तो वो भी पॉपुलेशन डेंसिटी को ही दर्शाता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब किसी को ऐसा लग रहा होगा सर बायोमास क्या होता है, देखो दो चीजें होती है, एक होती है ऑर्गेनिक पार्ट, एक होता है इनऑर्गेनिक पार्ट। कोई भी जो है दो पार्ट से मिलकर बना है, तो जो ऑर्गेनिक वाला है वो आपके बायोमास में आता है, ठीक। तो जो है इसका बायोमास किसका ज्यादा होगा? 200 कैरेट ग्रास का ज्यादा होगा, एक बेनियन ट्री का ज्यादा होगा? तो एक बेनियन ट्री का ज्यादा होगा। तो आपको ये याद रखना है कि सारी पॉपुलेशन के लिए जो है आप नंबर काउंट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ जगह पर आपको काउंट करना पड़ता है, क्या? बायोमास कैलकुलेट करना पड़ता है। समझ में आ गया आपको? बताओ हाँ या ना, ठीक। देखो जरा ध्यान से। और ये जो कैरेट ग्रास आपको दिख रही है ना बच्चों, इसका जो साइंटिफिक नेम है, कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम आप यहाँ पर लिख लोगे, और कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम आप लिखोगे पार्थेनियम। कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम है आपका बच्चा पार्थेनियम, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। पार्थेनियम, एक मिनट, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। और आपको पता है नेमिंग आपको लिखना आता है कि किस तरीके से साइंटिफिक नेम आपका लिखा जाता है। तो देखो आपको क्या दिख रहा है, पहला जो होता है आपका किसको डिनोट करता है? आपके जीनस को, देन उसके बाद आती है आपकी स्पीशीज। ये बात आप अच्छे से जानते हो, जिसमें से आप जो जीनस का पहला जो आपका वर्ड लेटर होता है वो होता है कैपिटल, बाकी सारे जो है आपके कैसे लिखे जाते हैं? स्मॉल में लिखे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जो है किसका नाम है? आपका साइंटिफिक नेम है आपके कैरेट ग्रास का। दिख गया आपको? देखो तो ये क्या है? ये है इसका साइंटिफिक नेम। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये क्या है? ये है आपका साइंटिफिक नेम किसका? कैरेट ग्रास का। तो यहाँ पर आप ये वाली बात लिख लोगे। तो आप किस तरीके से लिख लोगे? इसको नोट डाल के लिख लो, इसको आप लिख लो नोट डाल के। और क्या लिखोगे आप यहाँ पर? आप लिखोगे फॉर ऑल पॉपुलेशन, फॉर ऑल पॉपुलेशन, फॉर ऑल पॉपुलेशन इट इज, फॉर ऑल पॉपुलेशन। तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर ऑल पॉपुलेशन इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट द नंबर, टू काउंट द नंबर। और तो इस केस में हम क्या निकालते हैं? ऐसे केस के अंदर हम निकालते हैं आपका बायोमास। तो आप यहाँ पे लिखोगे हियर बायोमास इज कैलकुलेटेड, हियर बायोमास इज कैलकुलेटेड, हियर बायोमास इज कैलकुलेटेड। तो ऐसे केस में आप क्या निकालते हो? आप बायोमास जो है निकालते हो। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना, मुझे इतना बताएं।
आपके बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में सेट हो गया। अब एक और जो है आप ऐसा करो, इसे नोट कर लो। चलो इसके बाद मैं आपको आगे और कुछ बताता हूं, ठीक है? हो गया नोट डाउन? चलो आओ देखो, अब हम बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। क्या होती है सर रिलेटिव डेंसिटी, जरा समझना। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि पॉसिबल नहीं है कि यार सबका जो है नंबर काउंट करा जा सके। जैसे कि आप सपोज करो आप किसी ओशन में गए, वहां पर आप जो है कैप्चर करने के लिए गए किसको, फिशेस को, ठीक है? अब मैं आपसे कहूँ कि यार फिशेस का नंबर क्या है, क्या आप बता सकते हो? क्या आप जो है उस पूरे के पूरे ओशन की फिशेस का नंबर बता सकते हो? आप कहोगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बट एक तरीका है कैसे, जरा समझना। एक क्या तरीका है, एक तरीका ये है आपका, मैं सपोज करता हूं कि ये जो है इतना बड़ा आपको क्या दिख रहा है, इतना बड़ा जो है आपको ओशन दिख रहा है, ठीक? अब इसके अंदर क्या फिशेज होंगी? बिल्कुल होंगी, ठीक। अब आप क्या करोगे, आप जो है इसके अंदर इतने से एरिया को जो है क्या कर लोगे, मार्क कर लोगे। और जब आप इतने एरिया को मार्क कर लोगे तो इस एरिया के अंदर जितनी आपको ये फिशेज आप कैप्चर कर पाओगे, जितनी फिशेज आप कैप्चर कर लोगे, ठीक, तो आपको क्या यहाँ पर एक नंबर मिल जाएगा। क्योंकि एक छोटे एरिया में फिशेस को कैप्चर करना आसान है, तो आपने क्या करा, इतने बड़े एरिया में से एक छोटा सा उसका ही एरिया लिया और उसमें क्या करा, फिशेस को कैप्चर कर लिया। जब आपने कैप्चर करा, हम मान के चलते हैं कि आपको लगभग 200 फिशेज यहाँ पर मिली। अब ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये बड़े एरिया का कितना है, 1/10 है। यानी कि हम मान लेते हैं जिस एरिया में मैंने ये अभी फिशेज को पकड़ा है वो है 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। और जितने मैं पूरे बड़े एरिया में बता देखना चाहता हूँ वो है आपका लगभग 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक है? अब 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में आपको नंबर मिल गया 200, तो मैं मान के चलूंगा कि 10 के अंदर क्या होगा, जस्ट इसका 10 टाइम्स कर देते हैं यार, एक रिलेटिव आंसर निकाल लेते हैं। देखो अप्रोक्स आंसर है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, किसी को नहीं पता क्योंकि गिन नहीं सकते हो आप। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी से अजम्पशन मान के चलते हैं। तो हमने क्या करा देखो, तो आप यहां पर लिखोगे क्या, ये क्या है, इस ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर। यार हमने ओशन का एग्जाम्पल लिया तो ये छोटा हो जाएगा, इसे 100 कर देते हैं। चलो 100 किलोमीटर स्क्वायर कर देते हैं इस एरिया को। और ये क्या है, ये आपकी यहाँ पर कॉट हुई है फिशेस। तो आप लिखो फिशेस कॉट, फिशेस कॉट पर ट्रैप। जब आपने एक ट्रैप डाला तो उसके अंदर कितनी फिशेज आई? तो लगभग यहाँ पर हम मान लेते हैं आपकी 2000 फिशेज आपको मिली। 2000 फिशेज आपको यहाँ पर मिली। तो अब टोटल फिशेज कितनी आपने जो है आपके इस एरिया में आपको देखने को मिलेंगी? तो आप यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर टोटल, देयरफॉर टोटल फिश, देयरफॉर टोटल फिशेज इन 100 किलोमीटर स्क्वायर में आपको कितनी देखने को मिलेंगी? तो आपको 1 किलोमीटर स्क्वायर का पता है 2000 है, तो क्या मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, 2000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, फिशेस का नंबर मिल जाएगा। कितना आएगा, 1 2 3 4 5, जो कि आएगा आपका लगभग 2 लाख। तो आपको 2 लाख फिशेस जो है देखने को मिलेंगी क्या, इस एरिया में? क्या आपको समझ में आ गया, है या ना, मुझे इतना बताओ। तो आपने देखा ये जो है एक क्या तरीका है, ये एक अप्रोक्स तरीका है निकालने का। और इसी तरीके को हम क्या कहते हैं, इसी तरीके को हम कहते हैं आपका रिलेटिव डेंसिटी। यानी कि हर जगह जो है ये पॉसिबल नहीं है कि आप एग्जैक्ट नंबर बता सको। तो आप क्या करोगे, आप जो है उस बड़े एरिया में से एक छोटा सा एरिया ले लोगे जितने में आप जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को जो है काउंट कर सकते हो, उनका नंबर निकाल सकते हो। और बाकी जो बचा कुछ एरिया होगा उसका क्या कर दिया जाएगा, उससे उसका मल्टीप्लाई, उसका मल्टीपल होगा। तो उससे मल्टीपल करके जो है आप निकाल लोगे कि यार कितनी वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको हम कहते हैं आपका बच्चा रिलेटिव डेंसिटी, जिसमें एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मिलता बट अप्रोक्सीमेटली जो है आपको एक आंसर मिल जाता है। तो क्या अब तक आपको पॉपुलेशन डेंसिटी समझ में आई, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। देखो बहुत आसान है पॉपुलेशन डेंसिटी, सिर्फ आपको लोग गिनने हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है? और डेफिनेशन तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। बताओ नोट डाउन कर लिया, है या ना? अब देखो, अब होता क्या है, कुछ आपने टाइगर रिजर्व देखे हैं, वहां पर क्या करा जाता है, जो है नंबर काउंट करने के लिए टाइगर्स का, तो वहां पर एक और तरीका इस्तेमाल करा जाता है। वो उनके पग मार्क्स, जो उनके निशान होते हैं, उनको देखते हैं, ठीक है? और उसके अलावा फीकल मैटर होता है, उससे भी जो है काउंटिंग आपकी करी जाती है। तो आप लिख लो
इस बात को भी आप लिख लोगे कि जो टाइगर का सेंसेस होता है, जो आपका टाइगर सेंसेस होता है, आपका क्या होता है टाइगर सेंसेस, उसमें क्या इस्तेमाल करा जाता है, किसके ऊपर बेसिस पे होता है, तो आप लिखोगे टाइगर सेंसेस बेस्ड ऑन पग मार्क्स। तो ये सारे मेथड जो है आपके इस्तेमाल करे जाते हैं, पग मार्क्स एंड फीकल मैटर, और इसके अलावा फीकल मैटर भी, या आप इसे कह सकते हो फीकल पैलेट। फीकल पैलेट जो है इनके बेसिस पे आप क्या करी जाती है, टाइगर की सेंसेस करी जाती है, यानी कि जनगणना। ठीक, चलो आओ अब जो है हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं इसकी आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो देखो अब जरा ध्यान से आप देखना शुरू करें। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। तो जो आपकी किसी भी पॉपुलेशन का साइज होता है वो जिस हैबिटेट में रह रही है उसका जो है एक स्टेटस आपका बताती है। वॉट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन, बी इट द आउटकम ऑफ द कॉम्पिटिशन विद अनादर स्पीशीज। तो जो भी आप इकोलॉजिकल प्रोसेस देख रहे हो, जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो किसी पॉपुलेशन के अंदर, वो किसका आउटकम हो सकती है, कंपटीशन का आउटकम हो सकती है किसी एक अनादर स्पीशीज के साथ। ठीक, द इम्पैक्ट ऑफ अ द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रेडेटर और द इफेक्ट ऑफ द पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। इसके अलावा वो किसी प्रेडेटर का इम्पैक्ट हो सकता है या फिर आपके किसी भी पेस्टिसाइड एप्लीकेशन का इफेक्ट हो सकता है। ठीक, वी ऑलवेज इवेल्युएट देम इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। तो हम हमेशा इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं कि भैया पॉपुलेशन साइज में कैसे चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है। ठीक, द साइज इन नेचर कुड बी as low as less than 10 Siberian cranes at the भरतपुर वेटलैंड in an year। तो आप जो है जो देख रहे हो इसका साइज जो है काफी लो भी हो सकता है, जैसे कि लेस देन 10, जो कि आपको भरतपुर वेटलैंड यानी कि जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है वहां पर जो साइबेरियन क्रेन्स का नंबर है एक साल में वो लेस देन 10 भी देखने को मिल सकता है। और गो इनटू मिलियंस, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड, और भैया मिलियंस में भी जा सकता है, जैसे कि पॉन्ड के अंदर क्लेमाइडोमोनास देखने को मिलती है। ठीक, पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको आप डिनोट करते हो एन से। तो भैया जो पॉपुलेशन साइज होता है उसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। नीड नॉट नेसेसरीली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली। तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि हम इसको जो है मेजर नंबर में ही इसको मेजर करना है। आपने देखा हमने जो है उसको बायोमास में भी कैलकुलेट करा था, किसके केस में, बेनियन ट्री के केस में आपने देखा था। अब देखो ऑल्दो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट, ऑल्दो द टोटल नंबर इज, देखो ऑल्दो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो एप्रोप्रिएट मेजर क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट करने का भैया, वो है आपका नंबर की काउंटिंग कर लेना, सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक, इट इज इन सम केसेस आइदर मीनिंगलेस और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। तो भैया कुछ केसेस में इसको जो है निकालना बड़ा ही सेंसलेस लगता है भैया, मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं है और डिफिकल्ट होता है। ठीक, इन एन एरिया इफ देयर आर 200 कैरेट ग्रास, जैसे कि पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस प्लांट्स, बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बेनियान ट्री with a large canopy, stating that the population density of banyan is low relative to that number of carrot grass amount to underestimating the enormous role of banyan in that community। तो आपने क्या देखा कि भैया कुछ केसेस में जो है नंबर निकालना जो है आपका क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे कि किसी एरिया में आप जाते हो वहां पर आपको 200 कैरेट ग्रास देखने को मिलती है, बट एक ह्यूज बेनियन ट्री देखने को मिलता है जिसकी लार्ज कैनोपी है, बहुत घना है वो। तो भैया अगर आप यहाँ नंबर की बात करोगे तो आप कहोगे 200 कैरेट जो है उनका नंबर ज्यादा है, ये यहाँ तो एक बेनियन ट्री है, बट लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो रोल होगा एक बेनियन ट्री का वो बहुत ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसका जो बायोमास है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना बताओ मुझे। इन सच केसेस द परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। तो इन ऐसे केसेस के अंदर आप परसेंट कवर देख लो या फिर बायोमास देख लो, वो जो है आपका क्या होता है, ज्यादा मीनिंगफुल होता है।
क्या मीनिंगफुल होता है, या तो आप परसेंट कवर देख लो कि भैया कितना कवर कर रहा है वो, और आप बायोमास देख लो, वो ज्यादा क्या है, मीनिंगफुल है। ठीक, देखो टोटल नंबर इज अगेन नॉट an easy adoptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming। तो फिर अगर आप किसी भी अगर आप देखते हो टोटल नंबर किसी एक ऐसी पॉपुलेशन का आप काउंट करने जा रहे हो जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है, ह्यूज है पॉपुलेशन, तो भैया पहली बात तो उसकी काउंटिंग जो है वो इम्पॉसिबल है। दूसरा, अगर आप करने ही बैठ गए तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा समय जो है आपका क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक, देखो इफ यू हैव अ डेंस laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its density? ठीक, sometimes for certain ecological investigations there is no need to know the absolute population densities। तो भैया कुछ इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए आपको जो है क्या नहीं, आपको जो है एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी जानने की कोई जरूरत नहीं है। रिलेटिव डेंसिटीज सर्व द पर्पस इक्वली वेल। तो जो रिलेटिव डेंसिटी अगर आप उस केस में निकालोगे तो वो भी जो है आपके पर्पस को फुलफिल कर देगा। ठीक, फॉर इंस्टेंस द नंबर of fish caught per trap is good measure of its total population density in the lake। तो अगर आप किसी इंस्टेंस के लिए देखते हो कि अगर कोई बहुत बड़ा लेक है तो आप क्या करोगे, आप उसका छोटा सा एक एरिया लोगे और वहां पर क्या करोगे, आप एक जाल फेंकोगे और उस जाल के अंदर जितनी मछली आएंगी आप उससे उस टोटल एरिया को इंटू कर दोगे। इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि भैया इतनी जो है यहाँ पर फिश की आपको पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। यानी कि हमने इस केस में क्या निकाली, आपकी रिलेटिव डेंसिटी निकाली, ना कि एब्सोल्यूट डेंसिटी, जो कि यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है और पर्पसफुल है। ठीक, we are mostly obliged to estimate population sizes indirectly without actually counting them or seeing them। The tiger census in our national parks and tiger reserve is often based on pug marks and fecal palate। तो आप क्या देखते हो, जो आपके टाइगर सेंसेस होता है किसके अंदर, नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व में, वो जनरली किसके ऊपर बेस होता है, पग मार्क्स और फीकल मैटर, जो उसके पद चिन्ह होते हैं उनके ऊपर बेसिस होता है, या फिर जो फीकल मैटर होता है उसके बेसिस पर वो होता है। ठीक, तो और देखो इससे पहले जो लाइन लिख रही थी वो क्या लिख रही थी, वी आर मोस्टली ऑब्लाइज्ड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम। आप जो पॉपुलेशन साइज निकालते हो इनडायरेक्टली निकाला जाता है, कभी भी आप ऐसा नहीं करते हो कि आप जाओगे और काउंट करोगे या फिर उसको देखोगे, जो है ज्यादातर जो है इनडायरेक्टली इन्हीं मेजर से जो है वो निकाला जाता है। ठीक, अब इसके बाद आ जाती है पॉपुलेशन ग्रोथ। आ जाओ चलो, अब जो है अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आप समझना पॉपुलेशन ग्रोथ होती क्या है। आओ, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है। जब भी मैं किसी से ग्रोथ का मतलब पूछता हूँ ना, वो हमेशा एक चीज सोचता है कि सर ग्रोथ का मतलब होता है हमेशा ग्रोथ होना, यानी कि पॉजिटिव इंक्रीज होना। नहीं, ग्रोथ का मतलब होता है चेंज। अब ये जो चेंज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर बात चल रही है पॉपुलेशन ग्रोथ की, यानी कि पॉपुलेशन में चेंज की। अब ये चेंज या तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चेंज एक पॉपुलेशन में, इसका मतलब क्या है कि भैया जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर गई है। और किसी पॉपुलेशन में एक नेगेटिव चेंज होना, दैट मीन्स वो पॉपुलेशन क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है। तो इससे हमें एक चीज पता लगी कि जो पॉपुलेशन है वो एक चेंजिंग एंटिटी है, यानी कि पॉपुलेशन जो है स्टेबल नहीं है, उसका कोई ऐसा नहीं कि नंबर फिक्स है, बढ़ भी सकती है और आपकी घट भी सकती है। ठीक, तो आपके जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब आप याद रखोगे, कभी भी कोई भी आपके आगे अगर ग्रोथ शब्द बोलेगा तो आपको हमेशा जो है उसे हमेशा पॉजिटिव सेंस में नहीं लेना। आप हमेशा ग्रोथ का मतलब समझोगे कि यहाँ पर बात हो रही है चेंज की, और ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, आओ देखो, तो अब आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसके अंदर हम ग्रोथ मॉडल्स भी आपके पढ़ेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है आपका चेंज, और ये चेंज कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब हो गया आपका क्या, कि भैया चेंज इन पॉपुलेशन। तो मैं क्या यहाँ पर एक बात लिख सकता हूँ कि जो पॉपुलेशन है वो आपकी कैसी है, पॉपुलेशन जो है वो आपकी एक चेंजिंग एंटिटी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे पॉपुलेशन इज अ चेंजिंग एंटिटी, पॉपुलेशन इज अ चेंजिंग एंटिटी, इज अ चेंजिंग एंटिटी।
तो पॉपुलेशन क्या है आपकी, पॉपुलेशन जो है आपकी एक चेंजिंग एंटिटी है जो कि समय के साथ बदलती रहती है। आप आगे यहाँ पर ये लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं या तो वो डिक्रीज करेंगे या वो इंक्रीज करेंगे विद टाइम। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो भैया जैसे जैसे टाइम बदलेगा ये इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया को ले लेते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो है पहले एक साल देखा, क्या पता पॉपुलेशन जो है आपको एक नंबर मिला, जब आप अगली साल वहां पर फिर से गए, आपने काउंटिंग करी तो आपको पता लगा कि यार यहाँ पर जो है आपकी मात्रा बढ़ गई। अब मात्रा बढ़ गई मतलब बेसिकली इंडिविजुअल्स वहां पर बढ़ गए, ठीक। या फिर ऐसा भी हो सकता है घट भी गए हो। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके अफेक्ट करते हैं किसको, आपके पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो देखो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है फूड का अवेलेबिलिटी, कि भैया जो रिसोर्सेज हैं उसके पास है या नहीं है। भैया खाना तो चाहिए, खाना नहीं होगा तो कैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो भैया एक तो फूड अवेलेबिलिटी करती है। दूसरा प्रेडेशन प्रेशर, कि भैया उनके जो है प्रेडेशन का कैसा प्रेशर है, यानी कि कोई ऐसा तो नहीं है जो उनका शिकार करने को तैयार बैठा है। अगर शिकार होगा तो उनको जो है उनकी डेथ हो जाएगी, और डेथ हो जाएगी तो उनका क्या होगा, नंबर कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर एडवर्स वेदर, यानी कि वेदर बहुत खतरनाक हो जाए तो उसमें भी चांसेस हैं कि भैया क्या होगा कि आपकी पॉपुलेशन कम हो जाए। और वेदर अच्छा रहा तो पॉपुलेशन बढ़ सकती है। यानी कि एक तो फूड, फूड की अवेलेबिलिटी डिसाइड करेगी कि भैया पॉपुलेशन का क्या होगा। दूसरा प्रेडेशन का प्रेशर डिसाइड करेगा। थर्ड एडवर्स वेदर। अब आप तीनों को अपने रेस्पेक्ट में मत देखो, तीनों को जानवर के रेस्पेक्ट में देखो। अगर कोई पॉपुलेशन है किसी जानवर की, वो किसी पर्टिकुलर आपके एरिया में रह रही है, वहां पर अगर किसी साल जो है आपकी बाढ़ आ गई या फिर कोई भी जो है आपकी कैलिमिटी हो गई वेदर से रिलेटेड, तो वहां पर अगर हो गया तो चांसेस हैं कि उस पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और काफी लोग मर गए होंगे उस पॉपुलेशन के काफी जानवर, ठीक। दूसरा कोई उनका शिकार कर दे, वो भी उनको इफेक्ट करता है। थर्ड फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है, वो भी तो उनको इफेक्ट कर रही है। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं ये आपके क्या करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक। आओ देखो फिर हम बात करेंगे पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ती है और घटती है, कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से चेंज होती है। फोर बेसिक प्रोसेसेस, ठीक। देखो तो आप यहाँ पे लिखोगे फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं भैया, एक तो फूड की अवेलेबिलिटी, फूड कितना है भैया, फूड है तो भैया फूड खाएंगे और मस्त एकदम से पॉपुलेशन बढ़ेगी आपकी। नहीं होगा तो भैया भूखे मर जाएंगे, ठीक। फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि बेसिकली यहाँ पर किसकी बात करी गई है, रिसोर्स की बात करी गई है, फूड अवेलेबिलिटी। इसके अलावा आपका प्रिडेशन प्रेशर, कहीं भैया उनका शिकार ना हो जाए, प्रेडेटर आके कहीं मार ना दे उनको, ठीक है। तो प्रिडेशन का प्रेशर भी है उनके ऊपर, प्रिडेशन प्रेशर। इसके अलावा आपका आ जाता है एडवर्स वेदर, कि भैया अगर वेदर खतरनाक होगा तो वो भी तो बड़ा खतरनाक है इनके लिए, एडवर्स वेदर। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके एक पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने में। वीडियो लेक्चर को आप यहाँ पर पॉज करोगे और इसको नोट करोगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये चेंज होती है मेनली फोर प्रोसेसेस की वजह से, जो कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक। पॉज करो और नोट करो। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज होगा ना, तो दैट मीन्स पॉपुलेशन की ग्रोथ। और आपको अगर पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कर रही तो आप कहोगे यार ग्रोथ हो रही है, अगर डिक्रीज कर रही तो आप कहोगे यार ये तो नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, यानी कि कम हो रहे हैं लोग। कर लिया नोट, आओ चलो देखो। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या, आप यहाँ पर लिखोगे, आ जाओ देखो कि जो भैया पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसको आप एन से डिनोट करते हो, किसको, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको आप डिनोट करते हो एन से, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको डिनोट करा जाता है आपका एन से, वो चेंज होती है फोर प्रोसेसेस की वजह से। चेंजेस ड्यू टू फोर प्रोसेसेस। अब ये फोर प्रोसेसेस कौन कौन सी है, एक तो देखो अगर मुझे किसी भी पॉपुलेशन का आपका ग्रोथ साइज या फिर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो देखो एक चांसेस है कि वहां पर न्यू बॉर्न बेबीज का जो है क्या हुआ है, जन्म जन्म हुआ है, यानी कि बर्थ हुई है, एक ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है डेथ, सर अगर डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है सर।
इसके अलावा क्या एक ये भी तो है यार, किसी पॉपुलेशन में सपोज करो कोई पॉपुलेशन रह रही है और बाहर से कुछ लोग आ जाए उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है जो वहां पर पॉपुलेशन रह रही है उसमें से कुछ लोग बाहर चले जाएं, तो भी तो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को चेंज कर देते हैं। क्या क्या, एक तो बर्थ, अगर बर्थ होंगी तो आपके क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अगर डेथ होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज करेगी। और अगर लोग जो है बाहर से आपके यहाँ आएंगे, यानी कि इमिग्रेशन, आई वाला, IMI इमिग्रेशन होगा, तो आपका इंक्रीज करेगा। और अगर इमिग्रेशन होगा, ई वाला, एग्जिट करेंगे लोग, यानी कि एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पर जो लोग रह रहे हैं उनमें से लोग बाहर जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा गाँव में, ठीक है, सपोज करो ये कोई गाँव है, ये कोई शहर है, तो लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ से मूव कर जाते हैं कहाँ की तरफ, शहर की तरफ। तो यहाँ तो भैया नंबर कम हो गया ना, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका इमिग्रेशन। ये गांव के लिए तो भैया इमिग्रेशन कहलाया, और ये जो नई पॉपुलेशन यहाँ पर ये आके वसे, इनके लिए कहा गया इमिग्रेशन, क्योंकि भैया यहाँ तो नंबर इन्होंने बढ़ा दिया ना, देखो इसका तो नंबर बढ़ गया ना, और गांव का नंबर क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि एक जगह से पॉपुलेशन दूसरी जगह क्या कर गई, मूव कर गई, तो एक जगह नंबर कम हो गया, एक जगह बढ़ गया। जहां नंबर कम हो गया, जहां से एग्जिट हो गया, देखो ई फॉर एग्जिट, तो उसको कहते हैं इमिग्रेशन। और जहां पर जो है इन हो गए, पीपल आ गए इन, उसको कहते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेसेस आपको देखने को मिलती हैं, जिनकी वजह से कोई भी पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों, चेंज देखने को मिलता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, तो जो आपकी बर्थ होती है ना उसको हम कहते हैं नेटिलिटी, बर्थ को हम कहते हैं नेटिलिटी। नेटिलिटी, नेटिलिटी क्या है आपकी, नेटिलिटी है आपकी बर्थ। अब भैया बर्थ होगी तो बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, सर इंक्रीज करेगी। अब कोई बाहर रहता है और वो आपके मोहल्ले में आ जाए, तो क्या पॉपुलेशन बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई। और बाहर से आपके एरिया में आने वाले को हम क्या कहते हैं, इमिग्रेंट कहते हैं। तो क्या ये प्रोसेस इमिग्रेशन हो गई, बिल्कुल ये प्रोसेस हो गई आपकी इमिग्रेशन। तो एक बात बताओ, इमिग्रेशन और बर्थ ने क्या करा, इमिग्रेशन और बर्थ ने सर एक काम करा, वो ये था कि इन्होंने जो है पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। ये दोनों क्या करती है, पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम करती हैं। जबकि जबकि आपकी जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी का मतलब क्या है, आपकी डेथ। अगर किसी पॉपुलेशन में डेथ हो जाती है तो क्या होगा, अगर किसी पॉपुलेशन में आपकी डेथ हो जाएगी तो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर वहां से लोग छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं तो भी तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं, जो लोग एग्जिट कर जाते हैं उसको हम कहते हैं इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। तो ये दोनों के दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों फैक्टर्स आपका कर रहे हैं पॉपुलेशन को डिक्रीज। क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भैया पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज। तो क्या आपको समझ में आ गया कौन इंक्रीज करता है कौन डिक्रीज करता है। 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं जो कि आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को चेंज करती है। चेंज में आपको एक पॉजिटिव चेंज दिख सकता है, एक नेगेटिव चेंज दिख सकता है। जो पॉजिटिव चेंज करती है वो होती है बर्थ, और बाहर के लोगों का एक अपनी जो है बाहर के लोगों का आ जाना भी क्या होता है, इमिग्रेशन। ये भी तो भाई क्या करेगा, आपकी उसकी जो एरिया की जो पॉपुलेशन है उसका साइज बढ़ा देगा। कम कौन कर सकता है भैया, उस पॉपुलेशन में डेथ हो जाए, दूसरा कि उस पॉपुलेशन में लोग छोड़ छोड़ के कहीं और चले जाएं, तो ये भी तो तरीका है एक पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करने का। चलो एक शानदार सा फिगर बनाते हैं जो कि एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, तो हम भी बनाते हैं। तो ऐसा करो, पहले तो तुम पॉज करो और इसको नोट कर लो, पॉज कर लो और नोट कर लो, ठीक। आओ देखो, तो इसको देखो यहाँ पर आप, या फिर ये डायग्राम जो है आपका बना हुआ है एनसीईआरटी में, चलो एनसीईआरटी पर ही चलते हैं। पर यार मुझे आपको जो है फुल बनाते हैं, आओ देखो, आप इसको इस तरीके से देखो, ये है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये पॉपुलेशन डेंसिटी किस किस तरीके से बढ़ सकती है, जिसको हम कहते हैं आपका एन, ठीक है। देखो ये है आपकी भैया पॉपुलेशन डेंसिटी, ये है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो। और ये किस किस तरीके से बढ़ सकती है जरा देखो ध्यान से। ये जो है आपकी, या तो इसके अंदर बर्थ हो जाए यानी नेटिलिटी, वो ऐड कर सकती है, तो आप यहाँ पर लिखोगे नेटिलिटी। नेटिलिटी क्या कर सकते हैं, जिसको आप कहते हो बर्थ, नेटिलिटी जिसको आप कहते हो बर्थ, ये क्या करेगी, ये जो है आपका एडिशन करेगी, ये करेगी आपका एडिशन। पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या करेगी, ये करेगी आपका एडिशन, तो हमने इसको लिख दिया आपका प्लस।
इसके अलावा अगर कुछ लोग यहाँ पर शिफ्ट कर जाए, यहाँ पर आ जाए, तो क्या इस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी? और बाहर से आने वाले को क्या कहते हैं? आपके कहते हैं इमिग्रेंट, और प्रोसेस को कहते हैं इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन भी क्या कर रही है? इमिग्रेशन भी आपका जो है पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रही है। इमिग्रेशन, कभी देखा है एयरपोर्ट पे होता है आपका इमिग्रेशन काउंटर? देखो इमिग्रेशन, आपने इमिग्रेंट शब्द तो काफी बार सुना होगा। बाहर के जो लोग हमारे देश में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इमिग्रेंट्स कहते हैं। ये देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। अब डिक्रीज कैसे कर सकते हैं भैया? एक तो मोर्टेलिटी हो जाए, आपकी क्या हो जाए? डेथ हो जाए, जिसको आप कहते हो मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी जिसको आप कह रहे हो डी से डिनोट करोगे, ठीक है? तो ये क्या कर रही है? ये आपका कर रही है पॉपुलेशन में डिक्रीज। तो ये कर रही है आपका भैया पॉपुलेशन में डिक्रीज। लोग देखो एरो भी बता रहे हैं कि भैया पॉपुलेशन में कौन कौन ऐड कर रहा है। जो ऐड कर रहा है वो उसकी तरफ है, जो उससे दूर जा रहा है वो बता रहा है कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, ठीक? फिर इसके अलावा आ जाता है आपका इमिग्रेशन, जिसके अंदर लोग जो है यहाँ से क्या कर रहे हैं? यहाँ से छोड़ छोड़ के बाहर चले गए हैं, ठीक? तो इससे भी तो पॉपुलेशन जो है आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो पॉपुलेशन डिक्रीज की तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज कर गई। इमिग्रेशन जिसको आप ई से डिनोट करते हो, देखो इसको भी इस तरीके से बंद कर देंगे। अब इससे जो है अब हम एक फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक? जरा देखना, ये इस तरीके से, ये इसने क्या कंट्रीब्यूशन करा? नेगेटिव। तो क्या ये फिगर आपको समझ में आ गया? अगर आपको ये फिगर समझ में आ गया तो आपको सारी की सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। देखो बर्थ का मतलब, आप नेटिलिटी का मतलब जानते हो, बर्थ यानी कि डेथ का मतलब भी आप जानते हो, ठीक? इमिग्रेशन मतलब किसी का बाहर से आपकी जगह पे आ जाना, ठीक? और आपकी जगह को छोड़ के कहीं किसी का बाहर चले जाना कहलाता है इमिग्रेशन, EMI, ठीक? सुनने में दोनों सेम से ही लगते हैं। आ जाओ देखो, अब जरा मैं देखता हूं, आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ लोग रहते थे, ठीक है? एक टाइम है जिस पर पॉपुलेशन रहती थी, तो इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो मैंने निकाली टी टाइम पर। मैंने निकाली टी टाइम पर, ठीक? कोई भी टाइम रहा होगा जिसको मैंने टी टाइम कह दिया, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी आई वो आई आपकी NT। अब मैंने क्या करा, इसको जो है 1 साल बाद आपका देखा, 1 ईयर बाद जब मैंने आपके इस एरिया को देखा, तो आपकी यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? NT+1। तो आप इसको क्या कहोगे? T+1 कहोगे। तो अब जो है, अब NT से NT+1 में आपके कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपका जो है कि जिन्होंने आपकी पॉपुलेशन को एडिशन करा होगा और सब्सट्रैक्शन करा होगा, ठीक? आओ देखो, अब हम इससे एक फॉर्मूला निकालेंगे आपका। हम इससे क्या निकालेंगे? आपका एक फॉर्मूला निकालेंगे। तो आपको यहाँ क्या लगा? अगर मुझे NT+1 चाहिए कि भैया अब जो है पॉपुलेशन डेंसिटी NT+1 में कितनी है, तो क्या पहले मुझे NT लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा सर, क्योंकि कुछ ना कुछ इनिशियल रही होगी ना, ठीक? इसके अलावा मैं किसका एडिशन करूंगा? सर आप एडिशन करोगे बर्थ का, जिसको नेटिलिटी कहते हो, उससे क्या होता है? एडिशन होता है। इसके अलावा इमिग्रेशन आई, उससे भी आपका एडिशन होता है, ठीक है? और किसको जो है मुझे माइनस करना होगा? इसको जो है मैं माइनस कर दूंगा आपके किससे? आपके डेथ प्लस इमिग्रेशन। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके दोनों के दोनों पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करते हैं। इससे जो है मुझे एक्चुअल पॉपुलेशन का साइज पता लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले सकता हूँ कि NT पर कितने थे, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो लोग थे वो थे 30, और बाद में जो है सपोज करो यहाँ पर जो बर्थ हुई वो कितनी हुई? नई बर्थ जो हुई वो 5 हुई, डेथ जो है वो आपकी कितनी हुई? 3 हुई, जो आपका इमिग्रेशन हुआ वो आपके आए 10 लोग, और जो एग्जिट यहाँ से करके गए ई, वो आपका निकला 15 लोग। अब अगर मुझे निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, तो मुझे पता है 30 तो मुझे मानना होगा। इसके अलावा पॉजिटिव कौन कौन है? सर पॉजिटिव है आपका बर्थ, तो 5 कर दो, ठीक है? इमिग्रेशन कैसा है? सर पॉजिटिव है, आई। अब ई वाला कैसा है? सर नेगेटिव है, 15, -15 कर दो। और डेथ कितनी है? -3 कर दो। तो आपको जब आप इसको निकालोगे तो कितना आएगा? तो 35 कितना हो गया यार? 45, हाँ। 45 में से आपको माइनस करना है कितना? 18। तो 45 में से आप माइनस करोगे 18 तो आपका आएगा 27। तो आपने क्या देखा? पहले 30 थे, वहां से 27 हो गया, तो क्या हुआ? साइज जो है बच्चा वो आपका डिक्रीज कर गया। बताओ हाँ या ना? क्या आपको समझ में आया ये फॉर्मूला? बताओ, जिसमें NT क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T, और NT+1 क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T+1। तो क्या आपको इससे पता लग गया हाँ या ना? मुझे इतना बताओ। अब देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था जिससे मैं आपको समझा सकूं। बाकी आना आपको ये जो है फॉर्मूला चाहिए,
जिसको मैं यहाँ पर लिखता हूं ढंग से अच्छे तरीके से। ठीक, आओ देखो, ये देखो, आ जाओ देखो। अब जो है मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, जिसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ एन टी क्या है। देखो, तो एन टी क्या है आपका, एन टी जो है आपका वो पॉपुलेशन डेंसिटी है। एन का मतलब ही होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, एट टाइम टी। ये टी टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है आपकी एन टी। और अगर आप एक साल बाद या फिर T+1 जो भी आप मान रहे हो, वो क्या है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T+1, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T+1, एट टाइम T+1, एट टाइम T+1। ये देखो, ठीक। अब देखो, तो अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो बनेगा आपका N T+1। आपको जब निकालना है तो आप क्या करोगे, जो इनिशियल दे रखा है आप उसको जो है क्या करोगे, एडिशन करोगे। और आप इस तरीके से ही तो करोगे, बताओ एडिशन कौन कौन करता है सर, बर्थ और इमिग्रेशन जो है आपका एडिशन होता है। ठीक है, और माइनस कर दोगे आप D+E। देख रहे हो मैंने ब्रैकेट लिया है, जब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस डी और माइनस ई आपका क्या होगा, हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया आपको, इस तरीके से ये जो है यहाँ पर फंक्शनिंग होगी। तो ये देखो, समझ में आ गया। तो ये वो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको कराया भी था। बताओ क्या आपको समझ में आ गया है या ना, मुझे इतना बताओ। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अगर कहीं पर एक मैं नॉर्मल कंडीशन लेके चलता हूँ, पॉपुलेशन आप समझना कोई एक स्टेबल पॉपुलेशन है, ठीक, तो वहां पर जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जो मेनली जो रेस्पॉन्सिबल होगा वो होगा बर्थ और डेथ। यानी कि मैं एक ऐसी जगह ले लेता हूँ जहां रिसोर्सेज सही हैं, ना तो ज्यादा लोग आना चाहते हैं ना जाना चाहते हैं। तो आप देखोगे कोई एक स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर एक नॉर्मल कंडीशन में, वहां पर जो इस पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगा, मैंने कहा ना ग्रोथ का मतलब पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्रोथ का मतलब होता है चेंज। उस पॉपुलेशन चेंज के लिए किसी भी नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक स्टेबल पॉपुलेशन में बर्थ और डेथ जो है वो आपके मेन फैक्टर होते हैं। पर अगर आपसे कोई पूछे कि एक नया जो है एक एरिया बना है, सपोज करो आपके शहर के बाहर कोई शानदार एक नई कॉलोनी बनी है, ठीक, उसके अंदर सारी सुख सुविधाएं। अब ऐसा तो नहीं भाई वहाँ की इंतजार करेंगे, कुछ लोगों को बसाते हैं और देखते हैं कि भैया इंतजार करते हैं यहाँ पर कितने बच्चे डेथ, और वो थोड़ी मैटर करेंगी वहां पर यार पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, नहीं। वहां पर आप क्या करोगे, एक साथ इन्फ्लक्स करोगे लोगों का, यानी कि इमिग्रेशन कराओगे कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कहोगे कि यार वहां जाके बसो। तो एक नया जो कॉलोनी होती है आपकी, न्यू कॉलोनाइज्ड जो हैबिटेट आपका होता है, वहां पर जो कंट्रीब्यूशन होता है ग्रोथ में वो किसका होता है, बर्थ से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका इमिग्रेशन का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपसे कोई पूछे कि भैया नॉर्मल कंडीशन में कौन रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, तो आप बताओगे बर्थ और डेथ। पर अगर किसी कोई नए कॉलोनाइज एरिया में पूछता है कि भैया नया नया बसा एक एरिया है, तो वहां पर जो रेस्पॉन्सिबल होगा ग्रोथ के लिए वो होगा इमिग्रेशन, कि भैया लोग जो है अब वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं उस एरिया के अंदर। क्यों, क्योंकि कॉलोनी अच्छी है, और भी काफी सारी सुख सुविधा भी है, स्कूल बगल में है, शॉपिंग मार्ट बगल में है, आपका जो है सिनेमा हॉल जो है वो बगल में है, ज्यादा दूर आपको जाना नहीं पड़ रहा है, सारी सुख सुविधाएं। तो आप वहां पर मूव करोगे या नहीं करोगे। तो उस एरिया में एकदम से रौनक बढ़ाने के लिए, लोग बढ़ाने के लिए आपके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, इमिग्रेशन रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, तो ये वाली बात भी आप यहाँ पर लिख लोगे। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखोगे अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखते हो तो अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल कंडीशन में आपको देखने को मिलती है, नॉर्मल कंडीशन का मतलब हम बात कर रहे हैं आपकी स्टेबल पॉपुलेशन की। देखो ये शब्द आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। वैसे तो देखो दो तरह की पॉपुलेशन, बट मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्लोज पॉपुलेशन ओपन पॉपुलेशन, बट आप इस चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। जो आपकी बुक में दे रखा है आप उतना ही समझो। अंडर नॉर्मल कंडीशन जिसमें एक स्टेबल पॉपुलेशन में आप देखोगे कि जो बर्थ और डेथ होती है, बर्थ एंड डेथ,
बर्थ एंड डेथ मेनली रेस्पॉन्सिबल होती है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इमिग्रेशन या एमिग्रेशन नहीं हो रहा होगा, यानी कि लोग यहाँ आ भी रहे होंगे और यहाँ से जा भी रहे होंगे, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर वो उतना मायने नहीं रखेगा एक स्टेबल पॉपुलेशन के लिए। ठीक, जैसे कि कोई छोटे शहर को आप ले लो, मतलब सही शहर है, ज्यादा छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, तो वहां पर आप देखोगे ना तो ज्यादा लोग आएंगे ना ज्यादा लोग एग्जिट करेंगे, वो खुश हैं उस जिंदगी में। तो वहां पर जो एक्चुअली में पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण होगा वो या तो बर्थ होगा या फिर डेथ होगा। बट आप अगर कोई बॉम्बे जैसी सिटी लेते हो, मुंबई जैसी सिटी लेते हो, तो वहां भाई काफी लोग ज्यादा आते हैं, तो वहां उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो काफी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, मायने रख सकता है। आप समझो इन बातों को, क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी आपसे। तो आप कहोगे बर्थ एंड डेथ मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। भैया ग्रोथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? आपके बर्थ एंड डेथ किसी भी एक स्टेबल पॉपुलेशन है। बट अगर कोई एक नया नया एरिया बसा है, न्यूली कॉलोनाइज्ड हैबिटेट, न्यूली कॉलोनाइज्ड हैबिटेट, तो भैया वहां पर कंट्रीब्यूशन किसका होगा पॉपुलेशन को बढ़ाने में? तो वहां पर जो है कंट्रीब्यूशन ग्रोथ में जो होगा, तो आप लिखोगे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन इन ग्रोथ, वो इमिग्रेशन का होगा। कंट्रीब्यूशन इन ग्रोथ किसका ज्यादा होगा? बर्थ से ज्यादा इमिग्रेशन का होगा। कंट्रीब्यूशन इन ग्रोथ किसका ज्यादा होगा? इमिग्रेशन का, इन कंपैरिजन टू बर्थ। तो आप यहाँ पे लिखोगे इमिग्रेशन का जो है रोल ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? आपका बर्थ से ज्यादा रोल किसका होगा? इमिग्रेशन का होगा। तो ये वाली बात आप यहाँ से नोट कर लोगे। मैं हटता हूँ और आप नोट कर लो इस बात को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब मैं आपको ग्रोथ मॉडल पढ़ाऊंगा। ठीक, आप पढ़ोगे इसके बाद क्या? आप पढ़ोगे इसके बाद बच्चों ग्रोथ मॉडल। ठीक, आओ देखो, कर लिया? पॉज करो और नोट कर लो। ऐसा करते हैं, चलो आओ एनसीईआरटी पढ़ते हैं पहले, फिर मैं ग्रोथ मॉडल आपको पढ़ाऊंगा। आ जाओ, देखो जरा, अब ध्यान से देखना। पॉपुलेशन ग्रोथ, देखो, द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। तो भैया किसी भी स्पीशीज का अगर आप उसकी पॉपुलेशन का साइज देखते हो तो वो कोई फिक्स नहीं है। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा विद टाइम। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स। तो भैया कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, ये चेंज होता रहता है। देखो आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है, इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो भैया ये क्या होता है? टाइम के साथ चेंज होता रहता है। क्या? पॉपुलेशन साइज किसी भी स्पीशीज का। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, कि भैया वहां पर फूड की जो व्यवस्था है वो कितनी है, क्या फूड प्रॉपर मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। भैया प्रिडेशन का प्रेशर कैसा है, जो प्रेडेटर उनके पीछे लगे हैं वो मतलब क्या ज्यादा जो है आपका शिकार कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो एक प्रिडेशन का प्रेशर भी है, वो भी डिसाइड करेगा भैया कि पॉपुलेशन का साइज कैसा रहेगा। ठीक, एंड एडवर्स वेदर, और इसके अलावा वेदर भी जो है क्या करता है, वो इफेक्ट करता है। तो आपको यहाँ क्या क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि ये चेंज होती रहती है विद टाइम। क्या चेंज होती रहती है? साइज ऑफ अ पॉपुलेशन डिपेंड करती है किस पर? आपके फैक्टर्स पर, जैसे कि फूड अवेलेबिलिटी पर, प्रिडेशन के प्रेशर पर, और एडवर्स आपके वेदर पर। ठीक, in fact, it is these changes in population density that gives us some idea of what is happening to the population, whether it is flourishing or declining. तो भैया ये जो आपके पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज होते हैं यही हमको आइडिया देते हैं, यही हमको बताते हैं कि क्या पॉपुलेशन जो है क्या फ्लरिश कर रही है, यानी कि क्या पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है या पॉपुलेशन आपकी डिक्लाइन कर रही है। वॉट एवर might be the ultimate reasons, the density of a population in a given habitat during a given period fluctuates due to changes in four basic processes. तो भैया अल्टीमेट रीजन चाहे कुछ भी हो, चाहे उनको खाना नहीं मिला, उनका प्रेडेशन ज्यादा हो गया, या वेदर ने कुछ भी करा हो, ठीक है, अल्टीमेट रीजन कुछ भी हो, अगर आपको जो है आप पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आप किसी एक हैबिटेट के अंदर देखते हो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो जर्नली जो है मेजरली जो है वो चार जो बेसिक प्रोसेसेस होती हैं उनकी वजह से आपको उसके अंदर कोई भी चेंज या कोई भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। वो कौन सी फोर मेन प्रोसेसेस हैं? वो होती हैं आपकी नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन।
देखो जरा ध्यान से, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई भैया अपने नोट्स में, मैंने नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की डेफिनेशन नहीं लिखवाई। क्यों? क्योंकि आपको आती है। इसका मतलब क्या होता है? नेटेलिटी मर्थ, मोर्टेलिटी मतलब डेथ, इमिग्रेशन मतलब किसी का कहीं बाहर से आ जाना, एमिग्रेशन का मतलब भैया एग्जिट कर जाना उस पर्टिकुलर हैबिटेट को। ठीक, देख, टू ऑफ विच natality and immigration contribute to increase in population density and to mortality and emigration to a decrease। तो आपको पता भी है कौन इंक्रीज करता है कौन डिक्रीज करता है। तो नेटेलिटी और इमिग्रेशन क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं भैया, किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में। मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं किसको? पॉपुलेशन डेंसिटी को। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से, नेटेलिटी की बात करते हैं। नेटेलिटी रेफर्स टू the number of birth during a given period in the population that are added to the initial density। तो भैया नेटेलिटी क्या रेफर करती है कि भैया किसी भी गिवन पीरियड में कितने जो है नए इंडिविजुअल्स ने आपका जन्म लिया उस पॉपुलेशन के अंदर, और ये जितने बच्चों ने जन्म लिया है उनको जो है आप इनिशियल जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी उसके अंदर आप ऐड कर दोगे, राइट। तो ये आपकी कहलाती है क्या? नेटेलिटी। तो नेटेलिटी क्या है? नंबर ऑफ बर्थ है नेटेलिटी। ठीक, इसके अलावा फिर हम बात करते हैं भैया मोर्टेलिटी के बारे में। मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो मोर्टेलिटी क्या है भैया? नंबर ऑफ डेथ है, भैया कितने लोग जो है किसी पॉपुलेशन में उनकी डेथ हुई है किसी एक गिवन पीरियड में, उसी को आप कहते हैं मोर्टेलिटी, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करने का काम आपका करती है। ठीक, तो भैया जो आपकी नेटेलिटी है वो क्या कर रही है? नेटेलिटी पॉजिटिव है, ये एडिशन करती है, ये डिक्रीज करती है भैया पॉपुलेशन डेंसिटी को। कौन? मोर्टेलिटी। अब देखो जरा इमिग्रेशन को ध्यान से। इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड अंडर कंसीडरेशन। तो भैया किसी एक, आप सपोज करते हैं लाइन में टाइगर ले लेता हूँ, एक स्पीशीज ले ली मैंने टाइगर, अब ये एक एरिया में रहती है, ये एक एरिया में रहती है। अब यहाँ से इस एरिया, सपोज करो ये एक्स एरिया, ये वाई एरिया, वाई एरिया से कुछ जो है टाइगर उठ के आपके एक्स वाले हैबिटेट में आ जाए, तो क्या एक्स का जो है आपका नंबर बढ़ जाएगा? तो ये जो वहां से आए हैं ये क्या कहलाएंगे? इमिग्रेंट, और प्रोसेस को कहेंगे इमिग्रेशन। देखो यहाँ पर उन्होंने बात बताई है सेम स्पीशीज की, यहाँ पर बात करें, ऐसा नहीं कोई भी घुस के आ जाए, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन की जब बात करी जाती है तो वहां पर एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स की गिनती करी जाती है। ठीक, तो इमिग्रेशन क्या करती है? ये आपका पॉजिटिव है, ये आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करती है? इंक्रीज करती है। यानी कि इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कहां से आते हैं? जो है हैबिटेट में आते हैं फ्रॉम एल्सवेयर। ठीक, और एमिग्रेशन में क्या होगा भैया? ये नेगेटिव है, ये क्या कर गए? लेफ्ट कर गए उस जगह को। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे एमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ individuals of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration। जैसे कि अभी अभी आपने देखा था एक्स और वाई का एग्जांपल, समझ लो, एक्स टाइगर वाई टाइगर, एक्स हैबिटेट वाई हैबिटेट। तो भैया वाई के लिए तो ये एग्जिट कर गए ना टाइगर, एक्स वाले के लिए तो ये क्या हुआ? इमिग्रेशन हुआ, पर वाई वाले के लिए क्या हुआ? इमिग्रेशन हुआ, क्योंकि इसके तो नंबर कम हो गए, ये तो भैया दूसरे एरिया में क्या कर गए? मूव कर गए। तो क्या आपको समझ में आ गया ये? हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। अब देखो ये फिगर भी जो है एनसीईआरटी ने आपका बना रखा है, जिसके अंदर आप देख रहे हो इमिग्रेशन जो है उसको पॉजिटिव दिया गया है, नेटेलिटी को पॉजिटिव दिया गया है, मोर्टेलिटी को नेगेटिव दिया गया है, और एमिग्रेशन को जो है क्या दिया गया? नेगेटिव दिया गया है। ये सेम डायग्राम मैंने आपको बनवा दिया है, फिर ये फॉर्मूला भी आपको जो है मैंने लिखवा दिया है। एन टी प्लस वन इक्वल्स टू एन टी। देखो एन टी की जगह एन नॉट भी देखने को मिल सकता है, यानी कि एन टी जो है वो एक इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसके बाद किसी एक गिवन पीरियड के अंदर कितने बर्थ हुए, कितने डेथ हुए, कितने लोग आए, कितने लोगों ने एग्जिट करा, वो सब जब आप इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर दोगे तो आपको जो है फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिल जाएगी। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। ये डायग्राम भी जो है आपका मैंने क्लियरली आपको बता दिया है, ठीक है, अच्छे से बनवा भी दिया है। ठीक, अब जरा देखो आगे एनसीईआरटी क्या कहती है। यू कैन सी फ्रॉम अबव इक्वेशन, तो आपको अबव इक्वेशन से क्या दिखता है? दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, यानी बी प्लस आई, इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स डी प्लस ई। तो भैया एक पॉपुलेशन डेंसिटी कब इंक्रीज करेगी? जब बी प्लस आई जो है ज्यादा हो, किससे?
आपका, तो यहाँ पर क्या कहना चाहती है, ये जो लाइन है आपकी ये कहना चाहती है कि एन इंक्रीज करेगा। एन कब इंक्रीज करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी तब इंक्रीज करेगी जब किसी की, जब बी प्लस आई जो है वो आपका क्या हो, जब बी प्लस आई आपका ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, डी प्लस ई से, तब जाके जो है आपकी एक क्या करती है, एक पॉपुलेशन किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के गिवन टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक, जरा देखो, अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, under the normal condition birth and death are the most important factors influencing the population density, the other two factors assuming importance only under special conditions। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जब नॉर्मल कंडीशन की बात होंगी तो बर्थ और डेथ जो है वो क्या होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगी जो इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को। स्पेशल केसेस में, स्पेशल केसेस में जो, फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, immigration may contribute more significantly to the population growth than the birth rate। तो भैया अगर कोई नया नया एरिया जो है आपका बसा है तो वहां पर इमिग्रेशन जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, किसके कंपैरिजन में, बर्थ रेट के कंपैरिजन में। बताओ हाँ या ना, क्या आपको ये क्लियर है या नहीं है, मुझे इतना बताओ। ये लाइन बिल्कुल क्लियर है बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल आपके क्लियर होगी। इसके बाद आता है आपका ग्रोथ मॉडल्स। चलो आओ देखो, पहले मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ फिर उसके बाद हम ग्रोथ मॉडल पे आते हैं। देखो ग्रोथ मॉडल को आप समझना, पहली बात तो ये समझो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रैंडम है, किसी को नहीं पता कि यार, जैसे कि अब आप अगर कोई कहे कि यार मैं पॉपुलेशन डेंसिटी निकालता हूँ किसकी, सपोज करते हैं हम निकालते हैं आपकी ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, किसी एरिया को मैं ले लेता हूँ और किसी कॉलोनी को मैंने ले लिया और मैंने कहा यार चलो कि मैं जो है बिफोर कोविड निकालता हूँ, आफ्टर कोविड निकालता हूँ, तो आप देखोगे कि किसी को नहीं पता था कि भाई 1.5 साल के अंदर जो है आपका इतना बड़ा चेंज आ जाएगा, पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाएगी किसी एक पर्टिकुलर एरिया, क्यों, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ लोगों की आपकी क्या हो गई, डेथ हो गई। आप समझ रहे हो, यानी कि कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जो ग्रोथ मॉडल होता है ना वो आपका रैंडम होता है, बट फिर भी आप नेचर में जो है दो तरीके ग्रोथ मॉडल देखते हो, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक है भैया हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक है रियल सिचुएशन, समझ रहे हो। एक है हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल क्या है कि मैं यार सारे रिसोर्सेज दे दूं किसी पॉपुलेशन को, मैं लूं, मैं उसको खाना दे दूं, मैं उसको रहने के लिए घर दे दूं, मैं उसको जो है ढेर सारा पैसा दे दूं, पैसा मतलब इन द सेंस मतलब जो जो उसकी बेसिक चीजें हैं, जो जो उसको नेसेसरी है, मैंने वो सारी की सारी उसको क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी, उसके ऊपर कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी इकोलॉजिकल वेरिएंट नहीं है, तो भैया उसका सिर्फ क्या काम बचेगा, उसका सिर्फ एक ही काम बचेगा भाई, एकदम से लग लगा के आप अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करो। और ऐसे लोग पॉपुलेशन को इंक्रीज बहुत तेजी से करेंगे। सपोज करते हैं मैंने किसी जानवर को लिया, मैंने उसको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए, तो क्या होगा, उसके पास सिर्फ एक ही काम बचा भैया कि पॉपुलेशन धड़ल्ले से इंक्रीज करनी है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको कहते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी को आप सारे के सारे रिसोर्सेज मिल जाए, अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिल जाए तो उसकी अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाएगी? क्या ये पॉसिबल है नेचर में? आप कहोगे नहीं सर, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। रियलिस्टिक सिचुएशन क्या है? लॉजिस्टिक, जिसके अंदर भैया रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपका कंपटीशन है, ठीक है भैया, किसी एक सेम रिसोर्स के लिए दो लोग लड़ते हैं, एक डियर है जो मरा पड़ा है, ठीक है, उसको खाने वाले कौन है, दो आपके कौन है, टाइगर है। अब भैया दोनों को लड़ना पड़ेगा, जो जीतेगा उसका होगा वो डियर, समझ रहे हो, तो एक कंपटीशन है, ये रियलिस्टिक कहानी है, कंपटीशन होगा। इसके अलावा भैया जो इकोलॉजिकल वेरियर्स हैं जैसे कि वेदर हो गया, ये सारी चीजें भी उसको इफेक्ट करेंगी, ठीक है, खाना किसी दिन मिलेगा किसी दिन नहीं मिलेगा, रहने के लिए कहीं होगी जगह नहीं होगी, तो ये सारी रियलिस्टिक चीजें हैं। तो इसके अंदर आपको ग्रोथ कैसी देखने को मिलेगी, ग्रोथ आपको एक रियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, तेजी से ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, ऐसी ग्रोथ को आप कहते हो लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो दो ग्रोथ मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो है वो आपका एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसके अंदर हमने माना अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब आपको अगर मैं आपके ऊपर कहूँ ना, एक तरीके से समझो कि मैंने आपको जो है लगभग 100 करोड़ रुपए दे दिए, क्या आपको अब कोई चिंता भी है नीट निकालना है? नहीं। क्यों नहीं निकाल रहे हो नीट, क्यों बन रहे हो डॉक्टर? क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है, समझ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके कुछ शौक है वो आप पूरा करना चाहते हो, जो भी आपकी जरूरत है। अगर मैं आपको पहले ही 100 करोड़ दे दूं तो आप कहोगे इस सब की क्या जरूरत है, फिर तो आप क्या करोगे, आप जो है अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करोगे, क्योंकि आपके पास भैया खाने की कमी नहीं है। समझ रहे हो, अगर आप लिमिटेड एक सैलरी कमाते हो तो भैया आपकी सपोज करो सैलरी है 60,000 70,000, आप कितने बच्चों को, आप ज्यादा ज्यादा 1 से 2 बच्चों को ही जो है क्या कर पाओगे, उन्हीं की तो भैया अच्छे से आप पेरेंटल केयर कर पाओगे।
आप 10 बच्चे थोड़ी अफोर्ड कर सकते हो, बट अगर आपके पास 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, तो आप जो है 40 बच्चों को भी अफोर्ड कर सकते हो। समझ रहे हो? आपके अगर 40 बच्चे हैं तो भी आप उनको डेली खाना प्रोवाइड कर सकते हो, एक बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, यानी सारी चीजें पॉसिबल है। पर लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास 100 करोड़ आ जाए? बताओ है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, तो ऐसे भी है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हाइपोथेटिकल है, लॉजिस्टिक ग्रोथ रियल है, जिसके अंदर हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है, जिसको नेचर के रेस्पेक्ट में कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, जो कि अभी आप जानोगे। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पीता हूँ, रुको। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है भैया, पहली बात तो रैंडम होती है, बट फिर भी नेचर में हमें दो टाइप के ग्रोथ मॉडल देखने को मिलते हैं। एंड बेसिकली हम दो कंडीशन लेके चलते हैं, एक है हाइपोथेटिकल, एक है आइडियल कंडीशन, यानी जो कि एक्चुअली में एक रियलिस्टिक कंडीशन है। ठीक है, एक हमने माना, एक जो रियल है। उसके बेसिस पे दो मॉडल आपको पढ़ने हैं, एक्सपोनेंशियल जिसको ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं, एक है लॉजिस्टिक। आओ देखो अब, तो आप यहां पर अब हेडिंग डालोगे ग्रोथ मॉडल। अब हेडिंग होगी आपकी बच्चा ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल। देख, जब मैं ग्रोथ मॉडल की बात करता हूं तो देख जरा ध्यान से, जो तेरी पॉपुलेशन डेंसिटी है, ओ सॉरी माफ कर, पॉपुलेशन की जो तेरी ग्रोथ है वो कैसी है। पहली बात तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज रैंडम, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भैया पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज्यादा आपकी रैंडम है, कोई फिक्स थोड़ी है, कोई बता थोड़ी सकता है, आपको प्रिडिक्ट थोड़ी कर सकता है। देखो प्रिडिक्शन एक अलग चीज है, मतलब आप वैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं और जिस स्पीड से चल रही है वो होगा। अब जैसे कि एकदम से कोरोना आ गया तो उसने काफी लोगों को मार दिया, समझ रहे हो? तो इस तरीके से इसलिए हम कहते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक रैंडम है, बट फिर भी नेचर में हमें दो टाइप के ग्रोथ मॉडल देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल, आप लिखोगे यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल आपको नेचर में देखने को मिलते हैं। अब वो मॉडल कौन कौन से हैं जरा देखो ध्यान से। एक है भैया हाइपोथेटिकल कंडीशन, एक है आपकी हाइपोथेटिकल कंडीशन जिसके अंदर अनलिमिटेड रिसोर्सेज आपने प्रोवाइड कर दिए। दूसरी है भैया रियलिस्टिक, दूसरी है आपकी रियलिस्टिक कंडीशन। एक है आपकी हाइपोथेटिकल जिसको आप कहते हो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, जिसको आप जियोमेट्रिक ग्रोथ के नाम से भी जानते हो। तो कहीं पर अगर आपको जियोमेट्रिक ग्रोथ दिखाई दे तो आप समझ जाना कि भैया ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ही बात कर रहा है। जो दूसरी तरह का ग्रोथ मॉडल आपको देखने को मिलता है बच्चों, वो आपको देखने को मिलता है लॉजिस्टिक ग्रोथ का, वो आपको देखने को मिलता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जो कि एक्चुअली में एक क्या है, रियलिटी है, जो कि एक रियल मॉडल को बताता है। ठीक, आप क्या करोगे यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे, पॉज करो और नोट करो। ठीक है, अरे यार ये हिल क्यों रहा है बार बार, रुको। कर लिया पॉज, हो गया नोटेड। अब जरा देखो आगे की तरफ, अब सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको जियोमेट्रिक ग्रोथ भी आप कहते हो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मैंने क्या कहा था एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है आपका क्या है, एक हाइपोथेटिकल है, आपकी क्या है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, जिसके अंदर हमने क्या माना है, हमने माना है कि भैया रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, जो कि पॉसिबल नहीं है भैया। मैंने कहा ना आप नेचर के रेस्पेक्ट में पढ़ो इसको, रिसोर्सेज क्या है आपके, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके, अनलिमिटेड। जैसे कि यहाँ पर फूड और शेल्टर, आप इसको ऐसे लिखो अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड। और रिसोर्सेज में हम बात कर रहे हैं फूड एंड स्पेस की, जिसको आप शेल्टर भी लिख सकते हो, फूड एंड स्पेस। ठीक है, ये आपके अनलिमिटेड है। ठीक है, इसके अलावा एनवायरनमेंट कैसा है आपका, आइडियल है, यानी कि जितनी भी कंडीशंस है वो सारी फेवरेबल है। वेदर आपका सही है भैया, कोई कंपटीशन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी इकोलॉजिकल आपका वेरियर नहीं है। ठीक है, कंपटीशन आपका एब्सेंट है, तो आप यहाँ पे लिखोगे आइडियल एनवायरनमेंट है, आइडियल एनवायरनमेंट है। ठीक, इसके अलावा कोई भी इकोलॉजिकल वेरियर नहीं है, नो इकोलॉजिकल वेरियर, नो इकोलॉजिकल वेरियर। और आपका जो है क्या है, कंपटीशन आपका एब्सेंट है। और जब ये सारी चीजें होंगी तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलेगी?
कंपटीशन क्या है आपका एब्सेंट है। तो आप कहोगे सर अगर ये सारी चीजें हैं तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा, इस केस में आपको देखने को मिलेगी मैक्सिमम अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी कि एक जो इंसान है जितनी उसकी कैपेसिटी होगी मैक्सिमम वो उतना ग्रोथ कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ले दे के एक ही काम बचा है और वो है अब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके पास कोई और काम नहीं है भैया। किसी जानवर को अब ना ही तो शिकार के लिए जाना है, क्यों? क्योंकि खाना उसको अनलिमिटेड मिल गया, ना ही उसे कोई स्पेस की चिंता है, ना ही उसको कोई मारने आ रहा है। सारी चीजें बिल्कुल फेवरेबल हैं, वेदर बिल्कुल फेवरेबल है, सारी कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल है, कोई भी इकोलॉजिकल बैरियर नहीं है। तो उसके पास क्या काम बचा? उसके पास काम बचा सिर्फ और सिर्फ आप उसकी खुद की पॉपुलेशन को बढ़ाना। इसको ही आप कहते हो मैक्सिमम अनलिमिटेड ग्रोथ। और किसी भी इंसान का, अगर किसी भी इंसान को रिसोर्सेज अनलिमिटेड दे दिए जाए तो जो उस स्पीशीज का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है ग्रो करने का नंबर में, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जिसको हम कहते हैं उसका बायोटिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? बायोटिक पोटेंशियल, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि आप जो एक इंडिविजुअल है वो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है आपका पैदा कर सकता है, या फिर एक पॉपुलेशन में कितने नए ऑफस्प्रिंग्स आ सकते हैं, तो वो उस पॉपुलेशन का बायोटिक पोटेंशियल कहलाएगा, या फिर उस स्पीशीज का बायोटिक पोटेंशियल आपका कहलाएगा। ठीक, मैक्सिमम अनलिमिटेड ग्रोथ। अभी लिखूंगा, टेंशन मतलब सारी चीजें आपको पता लगेंगी। तो आपको क्या देखने को मिलेगी? आपको देखने को मिलेगी मैक्सिमम अनलिमिटेड ग्रोथ। और आप यहां पर लिख सकते हो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है ये एक भैया, हाइपोथेटिकल कंडीशन, रियलिस्टिक नहीं है ये, आपको भी पता है भैया, नेचर में ऐसा थोड़ी देखने को मिलेगा। एक हाइपोथेटिकल ये कंडीशन है। ठीक, आपको समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो इसको, पॉज करो और नोट डाउन कर लो। हो गया? आओ देखो, अब यहां पर आप एक बात लिखोगे कि अगर रिसोर्सेज आपके अनलिमिटेड हैं, तो अगर किसी स्पीशीज को आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दो तो उसके पास एक ही काम बन जाएगा, वो होगा अपने नंबर को इंक्रीज करना, यानी कि रिप्रोडक्शन करना। यानी कि वो अपने जितना उसके अंदर इनेट पोटेंशियल है वो फुल्ली अचीव कर लेगा अपने पोटेंशियल को। और जो ये जो पोटेंशियल है इसी को ही आप कहते हो क्या? बायोटिक पोटेंशियल। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन की जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है किसी भी आइडियल कंडीशन के अंदर, वही कहलाता है उसका बायोटिक पोटेंशियल, जिसको आप कहते हो आर, जिसको आप कहते हो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जिस केस में आपको बर्थ बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, डेथ तो ना के बराबर होंगी, इसलिए आप कहते हो आर इक्वल्स टू बी माइनस डी, यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ये जो है क्या बताता है? बायोटिक पोटेंशियल को बताता है, जो कि आपको इसकी इक्वेशन भी बताएगा कि भैया ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इसकी इक्वेशन क्या है। ठीक, पहले तो आप लिखो यहां पर कि रिसोर्सेज जो है क्या है? वो अनलिमिटेड है। और जब भी रिसोर्सेज क्या होंगे आपके? अनलिमिटेड होंगे। जब भी रिसोर्सेज आपके क्या होंगे बच्चों? अनलिमिटेड होंगे, तो कोई भी जो स्पीशीज है वो क्या करेगी? कोई भी स्पीशीज जो है, तो आप लिखोगे ईच स्पीशीज कैन अचीव। तो आप लिखोगे ईच स्पीशीज कैन अचीव। भैया जो ईच स्पीशीज है वो आपका क्या अचीव कर सकती है? कैन अचीव फुल्ली इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। फुल्ली इनेट पोटेंशियल, जो उसके अंदर का जो पूरा का पूरा पोटेंशियल है अपने आप को ग्रो कराने का नंबर में, वो उसको अचीव कर लेगा। फुल्ली इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर, टू ग्रो इन नंबर। क्योंकि भैया अब उसके पास कोई काम ही नहीं है अपने नंबर को बढ़ाने के अलावा। तो क्या आपको समझ में आ गया? है या ना? मुझे इतना बताओ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, देखो, तो आप यहां पर लिखोगे रेट ऑफ, और जहां पर रेट आ गया मतलब आप उसे किससे डिवाइड कर रहे हो? टाइम से। ठीक है, रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इसका जो फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपका क्या? dn/dt, dn/dt, जो कि इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है। ये देख रहे हो डिफरेंशियल फॉर्म, जहां पर टी लग गया वो रेट को दर्शा रहा है, और dn/dt क्या है? ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है किसकी? आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। चलो इसे किसी और कलर से लिखते हैं, आओ इसको लिखते हैं रेड से। तो dn/dt या dn/dt इक्वल्स टू आपका आर एन। आपका क्या हो गया बच्चा? आपका हो गया आर एन। ये जो है आपका क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म है। किसकी डिफरेंशियल फॉर्म है? आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की।
जो कि आपको याद होनी चाहिए, जिसमें जो आपको ये आर दिख रहा है ना भैया, एन तो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। डी एन बाई डी टी क्या है, आपकी रेट है, किसकी रेट है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, बेसिकली इसको हम रेट कहेंगे, ठीक है। जो पूरी इक्वेशन है उसको हम कहते हैं डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन। जो यहाँ पर एन है वो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, और जो आपका आर है वो आपका क्या है, वो है बायोटिक पोटेंशियल। आर क्या है, आर है आपका बच्चा बायोटिक पोटेंशियल। तो आप यहाँ पर लिखोगे जो आपको आर दिख रहा है वो आर क्या है, वो आर है आपका बायोटिक पोटेंशियल, जो कि है आपका बी माइनस डी, जो कि है बच्चा आपका क्या, बी माइनस डी। जिसके अंदर आपको कुछ चीजें जाननी होंगी कि भैया ये जो आपको आर दिख रहा है ये क्या है, ये है आपका बायोटिक पोटेंशियल। ये है बच्चा आपका बायोटिक पोटेंशियल, जिसको इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज भी कहते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसके बारे में लिखवाऊंगा। जो आपको यहाँ पर बी दिख रहा है वो है आपकी बर्थ रेट, जो यहाँ पर आपको बी दिख रहा है वो है आपकी बर्थ रेट, और जो आपको यहाँ पर बच्चों डी दिख रहा है वो है आपकी डेथ रेट। यानी कि बर्थ रेट में से जो आप डेथ रेट निकाल दोगे तो आपको किसी भी स्पीशीज का जो है बायोटिक पोटेंशियल, या किसी भी पॉपुलेशन का जो है आपको बायोटिक पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। क्या होता है बायोटिक पोटेंशियल, किसी भी स्पीशीज का अपना जो है मैक्सिमम नंबर अचीव कर लेना, यानी कि मैक्सिमम जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसी को ही हम कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो उसके पास सिर्फ एक ही काम है, अपने नंबर को बढ़ाना, और जो उसका फुल्ली पोटेंशियल होगा उसके अंदर का कि भैया कितने मैक्सिमम ऑफ स्प्रिंग्स वो डिलीवर कर सकती है, उसी को कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल। बताओ हाँ या ना। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो जरा देखो, इसका जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हो वो आप ग्राफ ड्रॉ करते हो किसके, आप पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ आप डिनोट क्या करते हो, ग्राफ ड्रॉ करते हो। तो यहाँ पर आप लिख दोगे पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको आप एन से डिनोट करते हो। तो जब आप यहाँ पर क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो आपको ग्राफ जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कैसा, आपको जे शेप कर्व आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल, देखो नाम ही बता रहा है अपने आप कि भैया यहाँ पर किसकी बात करी गई है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। यानी कि क्या होगा, एकदम से जो है नंबर उसका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसको कहते हैं जे शेप्ड ग्राफ। ये है बच्चों आपका जे शेप्ड ग्राफ, या फिर आप इसको कह सकते हो जे शेप्ड कर्व। आप इसको कहोगे बच्चों जे शेप्ड कर्व। बताओ है या ना। रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समझ में आ गया। देखो जहां पर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात हुई वहीं से ही आपको पता लग गया कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एकदम से देखने को मिलेगा। यानी कि पहले धीरे 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 फिर एकदम से यूं आपको जे शेप कर्व आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ इस तरह की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। इसकी जो आपकी क्या है, जो आपका फॉर्म, जिसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो है डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन। आपको याद रखना है ये डिफरेंशियल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। क्यों, क्योंकि अभी इंटीग्रल फॉर्म भी आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पढ़ोगे। देखो ये आपको ये नहीं सोचना है कि ये इक्वेशन कहां से आई, इसको ड्राइव कैसे करा, क्या हुआ। अभी आपको मैं इंटीग्रल फॉर्म भी बताऊंगा, सीधे याद कर लो, कोई तुमसे ड्राइव नहीं करवा रहा इनको, ठीक है। सीधे याद करना है, कुछ नहीं करना, आपको बुद्धि नहीं लगानी अपनी। अब देखो आ जाओ, नोट आपने कर लिया होगा। अब आपको मैं एक बार आर का कंसेप्ट बता देता हूं। जो आर है वो क्या है आपका, जो आपका आर है वो है आपका बायोटिक पोटेंशियल। आपका है बायोटिक पोटेंशियल, या फिर इसी को आप कहते हो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसी को आप कहते हो बच्चों इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक। तो आर एक्चुअली में आपका क्या है, बायोटिक पोटेंशियल है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर पॉपुलेशन की किसी भी आइडियल कंडीशन के अंदर जिसमें रिसोर्सेज उसको जो है मैक्सिमम प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो कितने जो है आपकी उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या है, उसी को आप कहते हो क्या, बायोटिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिखोगे मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन अंडर आइडियल कंडीशन, इसी को आप कहते हो बायोटिक पोटेंशियल।
और पॉपुलेशन अंडर आइडियल कंडीशन, अंडर आइडियल कंडीशन, इसी को हम कहते हैं किसी भी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म का बायोटिक पोटेंशियल अंडर आइडियल कंडीशन। बताओ इजी है या नहीं है? बिल्कुल इजी है यार। अब देखो आगे एनसीईआरटी हमें क्या बताती है, आगे हमें एनसीईआरटी ये बताती है कि आपको पता है जो आपका एलिफेंट है, ठीक है, बहुत बड़ा जानवर है, ठीक है, वो जो है बहुत ही ज्यादा स्लो ग्रोइंग एनिमल है, वो भी जो है अगर उसको भी आइडियल कंडीशन प्रोवाइड कर दी जाए तो वो भी अपना हाई नंबर जो है क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है, ठीक। इसके अलावा आर की कुछ वैल्यूज आपकी बुक में दे रखी है, नॉर्वे रेट के लिए जैसे दे रखी है 0.0015 है अगर मैं सही हूं तो, एक इंडियन पॉपुलेशन के लिए भी दे रखी है 1981 की, एक आपकी फ्लोर बीटल की भी दे रखी है। तो ये नंबर्स आपको रफ थोड़े से आइडिया इनका होना चाहिए कहीं अगर आ गया मैच करने के लिए। देखो जिस दिन मुश्किल क्वेश्चन उनको फॉर्म करना होगा वो इन्हीं स्टेट्स को उठाएंगे और सीधे देंगे। जैसे आप बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर पढ़ोगे वहां भी आपको स्टेट्स भर भर के देखने को मिलेंगे, ठीक। तो आर की कुछ वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एग्जाम्पल करते हुए आप आर की कुछ वैल्यूज यहाँ पर लिख लोगे, जिसमें से सबसे पहले आप आर की कौन सी वैल्यू लिखोगे, आर की लिखो 0.015, फिर लिखो आप 0.12, फिर लिखो आप ये जो आपकी दे रखी है 0.015, ये है नॉर्वे रेट की, ये है आपकी नॉर्वे के रेट की, उसकी आपको बायोटिक पोटेंशियल दे रखा है, ठीक। इसके अलावा ये दे रखा है आपको फ्लोर बीटल का बायोटिक पोटेंशियल, फ्लोर बीटल का, और अब जो आपको वैल्यू दे रखी है वो है 0.0205, जो कि आपका दे रखा है 1981 का इंडियन पॉपुलेशन के लिए, इंडियन ह्यूमन पॉपुलेशन, इंडिया की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका जो है आपको क्या दे रखा है, बायोटिक पोटेंशियल दे रखा है, इंडियन ह्यूमन पॉपुलेशन। बर्थ रेट में से आप डेथ रेट को हटा दो, यही है क्या आपका बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया है, तो क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना मुझे इतना बताओ। अब एक लाइन रह रही है, इवन स्लो ग्रोइंग एनिमल्स लाइक एलिफेंट कैन अचीव वेरी हाई नंबर। चलो इसको एनसीईआरटी में ही दे रखी है तो वहीं से करा देंगे इसको, ठीक है। बताओ पॉज करोगे और आप क्या करोगे बच्चा, इसको यहां से नोट कर लोगे, राइट। इसके बाद मैं आपको इंटीग्रल फॉर्म बताऊंगा, इसकी इंटीग्रल फॉर्म बताऊंगा, मैं आपको इंटीग्रल फॉर्म बताऊंगा आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। हो गया, नोट कर लिया आपने, चलो आओ देखो, देखो आगे चलते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, चलो ये वाली लाइन में आपको लिखाई देता हूं, इवन इवन स्लो ग्रोइंग एनिमल्स लाइक, इवन स्लो growing animals like elephant, even slow growing animals like elephant can achieve very high number, कैन अचीव वेरी हाई नंबर। अगर रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड प्रोवाइड कर दिए तो वो भी अपनी फुल जितना कैपेसिटी होगा उतना मैक्सिमम रिप्रोडक्शन वो भी कर देगा, ठीक है। एनिमल्स लाइक एलिफेंट कैन अचीव वेरी हाई नंबर, कैन अचीव वेरी हाई नंबर, ठीक। अब जरा देखो, अब जो है इसके बाद आपको दे रखे इंटीग्रल फॉर्म, जो कि आपको देखने को मिलती है एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आपकी आर टी, ई की पावर आपकी आर टी, ठीक। ये है आपकी क्या बच्चा, इंटीग्रल फॉर्म, ये है आपकी इंटीग्रल फॉर्म। तो ये क्या दे रखी है आपकी, ये दे रखी है आपकी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब ये कैसे आई क्या आई इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ याद कर लो, एज इट इज आपसे पूछी जाएगी आपको वहां बता देना है, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, भैया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो इंटीग्रल फॉर्म है वो क्या है, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आर टी, जिसमें से आपको अब जानना है कि भैया एन टी क्या है। तो एन का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, टी मतलब एट टाइम टी, तो आप यहां पर लिखोगे पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी,
देखो एन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, एट टाइम टी, और जो जीरो दे रखा है वो इनिशियल है, ठीक है। तो एन नॉट जो दे रखा है वो क्या है, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, यानी कि इनिशियल एट टाइम जीरो, एट टाइम जीरो वो है आपकी एन नॉट। आर आपका, आर तो आपको पता है, टी जो है बच्चा वो आपका टाइम दे रखा है, आर जो है वो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, जिसको आप बायोटिक पोटेंशियल भी कहते हो। जो यहाँ ई है वो है आपका बेस ऑफ नेचुरल लॉगेरिदम, जो ई आपका है यहाँ पर वो है आपका बेस ऑफ नेचुरल लॉगेरिदम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगेरिदम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगेरिदम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगेरिदम, जिसकी जो वैल्यू है वो है आपकी 2.71। तो ये जो है ये है आपकी क्या बच्चा, ये है आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इंटीग्रल फॉर्म, जो कि आपको याद रखनी है, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आर टी, जिसमें एन जो है वो एन टी जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी है, जो कि आपसे निकलवाई जाएगी, ठीक है, कोई टाइम देकर। एन नॉट जो है वो आपकी इनिशियल आपकी क्या है, आपकी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है। आर क्या है आपका, बायोटिक पोटेंशियल है, जो कि आपको किसी भी स्पीशीज का जिसका वो निकलवाएगा वो आपको दिया जाएगा। टी जो है वो है बच्चा आपका टाइम, समझ रहे हो। और जो आपका ई दे रखा है वो है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू जो है वो है आपकी 2.71, और भी दे रखे बट आपको पॉइंट के बाद दो आगे की डिजिट और याद कर लो, उतने से ही आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ये जितना भी आपने पढ़ा ये थी आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसके बाद जो आती है वो आती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ है आपकी रियलिस्टिक ग्रोथ। रियलिस्टिक ग्रोथ सर मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, एक्चुअल एनवायरमेंट कंडीशन है, कंपटीशन प्रेजेंट है, बाय इकोलॉजिकल बैरियर आपका प्रेजेंट है, ठीक। और जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो ही सरवाइव कर पाएगा और रिप्रोड्यूस कर पाएगा, समझना, जो फिटेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा और वही क्या करेगा, रिप्रोड्यूस आपका करेगा, ठीक है। और हर कोई अब इस कंडीशन में लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो है अपना फुल्ली इननेट पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं। आप इसको इस तरीके से समझो कि कोई पेरेंट्स हैं जिनकी जो मंथली इनकम है वो लगभग है आपकी 80,000, तो वो मैक्स टू मैक्स जो है बच्चा वो दो बच्चों को जो है क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। दो से ज्यादा होंगे तो उनके लिए समस्या हो जाएगी, वो उनको प्रॉपर क्या नहीं कर पाएंगे, पेरेंटल केयर नहीं दे पाएंगे, ना तो वो उनको प्रॉपर एजुकेशन दे पाएंगे, ना ही इवन फूड की भी क्या पता कल को समस्या हो जाए। आप समझ रहे हो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। तो ये एक वैसा एग्जाम्पल है जिसको हम समझ रहे हैं, नहीं तो आप नेचर के रेस्पेक्ट में भी समझ सकते हो। आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर हैबिटाट के अंदर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर जो हैबिटाट है वो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर नंबर ऑफ, जो आपका पर्टिकुलर एक नंबर होता है उसी को वो जो है क्या कर सकता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, वही लोग अच्छे से रह सकते हैं। अगर नंबर ज्यादा हो गया तो कुछ लोगों को मरना पड़ेगा, तो मरेंगे कौन, जो जो है आपके क्या थे, जो फिटेस्ट नहीं थे। फिटेस्ट लोग क्या करेंगे, जो नॉन फिट है उनको मार देंगे और खुद सर्वाइव करेंगे और आगे रिप्रोड्यूस करेंगे। तो किसी भी एक हैबिटाट की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को जो एक एनवायरनमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है उसको कहते हैं उसकी कैरिंग कैपेसिटी। जैसे कि मैंने एक जो 80,000 कमाने वाले जो आपकी फैमिली थी, मैंने उसकी पेरेंट आपको क्या थी, जो पेरेंट्स थे आपके 80,000 मंथली इनकम कमाते हैं, तो उनकी कैपेसिटी क्या थी, उनकी कैरिंग कैपेसिटी थी दो बच्चे, सिर्फ दो बच्चे ही वो अफोर्ड कर सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं कर सकते। सेम वे में जब आप किसी एक एनवायरनमेंट में आते हो तो हर एक एनवायरनमेंट की एक एरिया की जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करने की क्या होती है, एक नंबर होता है मैक्सिमम नंबर, उसी को कहते हैं उस एनवायरनमेंट का कैरिंग कैपेसिटी। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपने कोई एक हैबिटाट ले लिया और आपने दो तीन स्पीशीज ले ली, तो हर स्पीशीज के लिए जो कैरिंग कैपेसिटी है उस एनवायरनमेंट की अलग होगी, समझ रहे हो। और अगर आपने एक स्पीशीज को ले लिया और उसको अलग अलग आपने क्या करा, एनवायरनमेंट में रखा, तो जो हर एक एनवायरनमेंट है उसकी भी कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग होगी। क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया, बताओ मुझे। वैसे तो कोई आपसे इतना डीप कैरिंग कैपेसिटी के बारे में नहीं पूछेगा। कैरिंग कैपेसिटी को ऐसा समझो भैया ये हमारी मैक्सिमम औकात है जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया नेचर की भी एक औकात है कि भैया इतने लोगों को मैं खाना प्रोवाइड कर सकता हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। इससे ज्यादा नंबर बढ़ा तो कुछ लोगों को मरना पड़ेगा भैया, फिर पॉसिबल नहीं है।
समझ रहे हो? तो ये होती है कैरिंग कैपेसिटी। और एक एनवायरमेंट में अगर अलग अलग स्पीशीज आकर रहती हैं तो सबके लिए कैरिंग कैपेसिटी अलग होगी, और अगर एक स्पीशीज अलग अलग एनवायरमेंट में रहती है तो उस अलग अलग एनवायरमेंट के लिए उस स्पीशीज की कैरिंग कैपेसिटी भी अलग होगी। वैसे तो आपको ये इतना डीप याद करने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई पूछेगा नहीं। और यहाँ पर भी आपको एक इक्वेशन देखने को मिलेगी लॉजिस्टिक ग्रोथ की, जो कि आपकी वर्ल हॉस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके दो साइंटिस्ट का आपका नाम है, दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। जरा देखो, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर डालोगे लॉजिस्टिक ग्रोथ, आप हेडिंग डालोगे लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ। अभी इसकी एनसीईआरटी देखते हैं, टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं तो ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, ठीक। देखो वैसे भी ये बड़ा टॉपिक है यार, आराम आराम से ही पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो भैया मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। बेसिकली रियलिस्टिक कंडीशन है, वो हाइपोथेटिकल कंडीशन थी, ठीक है। इसके अलावा एक्चुअल एनवायरमेंट कंडीशन है, यहाँ पर एक्चुअल एनवायरमेंट कंडीशन है, एक्चुअल एनवायरमेंट कंडीशन, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, कंपटीशन भी प्रेजेंट है भैया, कंपटीशन भी यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कंपटीशन आपका क्या है, प्रेजेंट है। इकोलॉजिकल बैरियर आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, इकोलॉजिकल बैरियर आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, इकोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट। तो जब ये सारी कंडीशन यहाँ पर हैं तो आप क्या देखोगे, आप यहाँ पर देखोगे जो फिटेस्ट होगा वही आपका क्या करेगा, सरवाइव करेगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे फिटेस्ट इंडिविजुअल, तो आप लिखोगे फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सरवाइव एंड रिप्रोड्यूस। भैया यही सरवाइव करेगा और यही आगे जाके क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। विल सरवाइव एंड रिप्रोड्यूस, फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सरवाइव एंड रिप्रोड्यूस, तो यही आगे जाके क्या करेगा बच्चा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि भैया जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है ना वो एक्चुअली में रियलिस्टिक है। तो आप कह सकते हो मोर रियलिस्टिक कंडीशन, ये जो है आपकी एक रियलिस्टिक कंडीशन है। कौन सी ग्रोथ, आपकी बच्चा लॉजिस्टिक ग्रोथ, आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक। देखो अब मैं हटता हूँ, जिस भी बच्चे को नोट करना हो वो कर लेगा। और मैंने आपको भी क्या बताया कि हर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जो है एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सकते हैं, उसी को कहते हैं उसकी कैरिंग कैपेसिटी। जैसे कि कोई अगर पेरेंट्स हैं वो अगर आपके 80,000 रुपीज मंथली कमाते हैं तो वो मैक्स टू मैक्स दो बच्चों को अफोर्ड कर सकते हैं, जिसके अंदर वो उनकी जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज हैं उन सभी चीजों को फुलफिल कर पाएंगे। अगर 2 से 3 बच्चे हो गए तो भैया तीनों के जो होगा फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी चीजें, फिर जो है सबको जो है जितनी बेसिक चीजें मिलनी चाहिए उसमें कमी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, क्यों, क्योंकि वो अपनी औकात से बाहर चले गए, वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से बाहर चले गए, ठीक है। तो हमेशा कैरिंग कैपेसिटी में जब तक रहोगे तब तक आपको जो है सारी चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। उससे ज्यादा बाहर जाओगे तो भैया फिर समस्या हो जाएगी, ठीक। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ, आ गया, कर लिया नोट डाउन। चलो आओ देखो, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ, फिर इसके बाद जो है मैं आपको कैरिंग कैपेसिटी के बारे में जो मैंने आपको बताया वो मैं लिखवा देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसकी इक्वेशन भी बता देता हूँ। और जिसको इक्वेशन समझ में आ जाएगी उसको ग्राफ पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ग्राफ बनवाऊंगा नहीं, ग्राफ समझाऊंगा। वो ग्राफ बना कैसे, समझ रहे हो। आ जाओ देखो, अब जरा ध्यान से देखो मैंने क्या कहा आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ, आप लिखोगे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स which a particular, which which a particular environment can support, इसी को ही हम कहते हैं which a particular environment can support, which a particular environment can support, उसी को आप कहते हो उस एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी। इसी को आप क्या कहते हो, नोन एज
नोन एज कैरिंग कैपेसिटी, इसी को हम कहते हैं भैया कैरिंग कैपेसिटी। क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। देखो, इसी को आप कहते हो बच्चा कैरिंग कैपेसिटी। और इसके बाद आपको देखनी है इक्वेशन, किसकी इक्वेशन? आपको देखनी है इक्वेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ की, जिसको आप जानते हो वर्ल हॉस्ट पर्ल इक्वेशन के नाम से। वर्ल हॉस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो कि इक्वेशन मैं आपको भी बताता हूं। लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो कि आपकी देखो इक्वेशन क्या है, तो वो इक्वेशन आती है आपकी डी एन बाई डी टी। ये क्या दिखाती है? ये रेट को दिखाती है भैया, ठीक है। और ये आती है आपकी डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर। आर जो कि आपका बायोटिक पोटेंशियल है, एन आपका जो है क्या है? एन जो है वो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसमें अब आप लिखोगे आगे ब्रैकेट लगा के के माइनस एन डिवाइडेड बाय के। अब यहाँ पर देख रहे हो ये के जो आ गया, ये क्या है? ये है आपका बच्चा कैरिंग कैपेसिटी। तो ये जो के आपको दिख रहा है, ये है आपकी कैरिंग कैपेसिटी, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। तो कैरिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं बच्चा के। कैरिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं आपका के। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व हो गया? आपका फैक्टर इन्वॉल्व हो गया के, कि भैया एक एनवायरनमेंट की कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, वही तो डिसाइड करेगी कि कितनी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बताओ हाँ या ना? तो ये जो फॉर्मूला आता है वो आपका क्या आता है? डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे? ब्रैकेट ऑन करके के माइनस एन डिवाइडेड बाय के। ये जो है आपका फॉर्मूला आता है किसका? लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट का। अब जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, इसी के बेसिस पे हम जो है अब आपका ग्राफ जो है ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक। जरा देखो ध्यान से, पहले तो मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूं। पहले तो तुम ऐसा करो, नोट कर लो इसको, ठीक है। जब तक मैं एक काम करता हूं, तुम नोट करो। 1 मिनट, आ जाओ, देखो कर लिया ना नोट? इसको हटाओ यहां से। ये तो टेंशन की बात नहीं है, मैंने एक इसकी कॉपी बनाई है, ठीक है। आपकी वो स्लाइड बिल्कुल सेफ है। अब इसको लेता हूं मैं ऊपर, और इस ग्राफ के बेसिस पर मैं आपको अब कुछ बताऊंगा। अरे यार, ये क्या हो गया? ये देखो, ये चलो देखो, अब ये ऊपर हो गया ना। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो ध्यान से आप देखिएगा इसके ग्राफ को। ये इस तरीके से ये हो गया। अब जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में ड्रॉ होगा? ग्राफ आपका पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में आपका क्या होगा? ड्रॉ होगा। अब आपको पता है यहाँ पर एक फैक्टर है। फैक्टर क्या है? यहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो सभी जो है मैक्सिमम जो इंडिविजुअल है वो उनको ही सपोर्ट कर सकता है। जो मैक्सिमम इंडिविजुअल्स का जो नंबर है जिनको सपोर्ट एक एनवायरनमेंट कर सकता है, उसको कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो सपोज करते हैं कि वो जो है इतने को सपोर्ट कर सकता है। ये देखो, ये जो आपको मैं लाइन बना रहा हूँ डॉट डॉट करके, ये है इसकी कैरिंग कैपेसिटी। ये क्या है बच्चा? ये है इसकी कैरिंग कैपेसिटी। ये है इसकी कैरिंग कैपेसिटी। अब जरा देखते हैं कि कोई पॉपुलेशन ग्रो करना शुरू करती है, ठीक है। अब शुरुआत में सपोज करो कि किसी कैरिंग कैपेसिटी का जो के है वो 100 है, और जो पॉपुलेशन उस समय डेंसिटी है वो है आपकी, सपोज करते हैं 7 है। अब एक बात बताओ, क्या के जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, हाँ या ना? के जो है सर वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, किसमें? स्टार्टिंग में। किससे? एन से। बताओ हाँ या ना? मैं शुरुआत की कंडीशन लेके चल रहा हूं कि मैंने माना किसी एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी 100 है, और इस समय जो करंट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है किसकी? कितनी? 7, ठीक है। यानी कि एन जो है, के जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब जरा इस इक्वेशन में अगर मैं के को ज्यादा बड़ा कर देता हूं, तो क्या जो आपका, अगर के में से आप एन घटाओगे तो क्या आएगा आपका? के में से अगर आप एन बहुत ही आपने कम माना है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली के ही मान सकते हो। तो जब के डिवाइडेड बाय के होगा तो आपका क्या होगा? 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन। क्या आपको ये इक्वेशन स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी, हाँ या ना? मुझे इतना बताओ। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि किसी एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी 100 है, और जो है अभी अभी जो है इस समय जो है पॉपुलेशन डेंसिटी वो 7 है, यानी कि
के जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में, एन के में, तो मैं मान सकता हूं कि के में से मैं एन को हटाऊंगा तो अप्रोक्सीमेटली के ही आएगा आपका, और के डिवाइडेड बाय के होगा, इक्वेशन में रखो तो आपका आएगा 1, और 1 आएगा तो आपकी इक्वेशन बनेगी डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन। तो इनिशियली क्या होगा, तो इनिशियली जो है यहाँ पर आपको एक कर्व देखने को मिलेगा। देखो आपका होगा क्या, यहाँ पर होगा आपको एक इनिशियली एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, किसमें, ग्राफ में। देखना जरा ध्यान से, आपको कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिलेगा। देखो ये मिली, आपको देखने को मिली। अब होगा क्या, जैसे जैसे जो है भैया के कितना था आपका, के था आपका 100, अब भैया एन जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, 30 होगा फिर 40 होगा। एक बात बताओ, जैसे ही 20-30 पहुंचेगा, क्या थोड़ी सी जो रेट है, जिस तरीके से वो जितनी तेजी से बढ़ रहा था यो एक्सपोनेंशियल, क्या वो रेट कम होती जाएगी? आप कहोगे हाँ सर बढ़ेगा, पर थोड़ी रेट आपकी कम हो जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे पास पहुंचता जाएगा क्या रेट और कम होती जाएगी। और सपोज करो के इक्वल्स टू एन हो गया, आपका क्या हो गया बच्चा, अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ये आपका इस तरीके से चल रहा है, ये आपका स्लो हो चुका है रेट, यहाँ पर देखो इस तरीके से स्लो हो गया, देख पा रहे हो, तो ऐसे ढंग से बनाते हैं। देखो शुरुआत में बहुत तेजी से ग्रो करा, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये एकदम से यहाँ पर स्लो पड़ गया, देख रहे हो, ये आपका क्या पड़ गया भैया, स्लो पड़ गया। तो ये जो शुरुआत में आपको देखने को मिला था, ये देखो, ये जो शुरुआत में एकदम से तेजी से आपको देखने को, ये जो आपको यहाँ पर ये फेज देखने को मिलता है, इसको आप कहते हो लैग फेज, लैग फेज, इसको आप कहते हो लैग फेज, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखने को मिला, यहां से यहां तक आपको देखने को मिला एक्सेलरेशन फेज, आपको देखने को मिला भैया एक्सेलरेशन फेज, जिसके अंदर तेजी से एक्सेलरेट करा। फिर इसके बाद जो यहाँ से लेके यहाँ तक का फेज आपको देखने को मिल रहा है वो है डी एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो नंबर आपका पास आता जा रहा है, आपकी जो रेट है वो आपकी कम होती जा रही है, ठीक। अब एक समय ऐसा आएगा जब जो है आपका क्या होगा, के इक्वल्स टू एन हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। जैसे ही के भैया इक्वल्स टू एन होगा तो आप जो है के माइनस के करोगे तो जीरो आएगा, यानी कि डी एन बाई डी टी आपका क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी कि ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ना भैया, जैसे ही आपके के पास पहुंच गया इस तरीके से लेट जाएगा, देख रहे हो क्या हो गया इस ग्राफ के साथ, ये इस तरीके से आपका क्या कर गया, इस पे आते ही लेट गया। और ये जो आपको यहाँ पर कंडीशन दिखती है इसको कहते हैं हम एसिम्टोट। क्या कहते हैं, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर कंडीशन, इसको कहते हैं आपका एसिम्टोट, एसिम्टोट। और ये कंडीशन आपको कब देखने को मिलेगी, जो एसिम्टोट आपको कंडीशन है ये आपको देखने को मिलती है भैया कब, जब आपका के इक्वल्स टू एन हो जाता है। और जैसे ही के इक्वल्स टू एन होगा आपको क्या देखने को मिलेगा, डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि अब कोई भी चेंज आपका इस रेट में नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट हो चुकी है। और ये जो आपको शेप दिख रही है, ये जो आपकी कर्व बना है, क्या वो कुछ इस तरीके से आपका कर्व बना है, इसको कहते हैं हम एस शेप या फिर सिग्मोइड शेप। क्या कहते हैं इस तरह के कर्व को, इस तरह के कर्व को हम कहते हैं एस शेप या फिर सिग्मोइड शेप। तो आप लिखोगे यहाँ पर एस शेप या फिर सिग्मोइड शेप आप इसको कहते हो, सिग्मोइड कर्व आप इसको कहते हो। अब बताओ क्या आपको ये कर्व समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। ये जो लेग फेस है ना, देखो जब शुरुआत में इंक्रीज करना शुरू करती है तो वो धीरे धीरे इंक्रीज करती है, इसलिए हम उसको कहते हैं लेग फेस। फिर आता है एक एक्सेलरेटिंग फेस, फिर आता है या तेजी से बढ़ी, फिर क्या हो रहा है, जो आपका एन है वो के पास पहुंच रहा है, समझ रहे हो। तो क्या होगा, वो धीमी होती जाएगी उसकी स्पीड, जिसको आप डी एक्सेलरेशन कहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब के जो है एन के बराबर हो जाएगा, तो उस समय जो है कांस्टेंट हो जाएगी भैया, ये समझ रहे हो, तेजी से नहीं बढ़ेगी। तो इसी कंडीशन को कहते हैं एसिम्टोट। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। क्या मैंने ग्राफ आपको रटाया? नहीं, मैंने आपको ग्राफ पूरी तरीके से समझाया, किस तरीके से एक ग्राफ आपका बच्चा बनता है, आपको समझ में आया। कब आपका लेग फेस है, डी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, एसिम्टोट है, आपको सारी चीजें समझ में आई। आपको जो है अभी पता है, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, अगर आप इसके अंदर और डीप जाओगे ना तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस इक्वेशन को आप मॉडिफाइड कर सकते हो, कैसे, आर एन को आप अंदर भेज सकते हो, आप समझ रहे हो। ये इक्वेशन आपको सीधे नहीं, मॉडिफाइड फॉर्म में भी देखने को मिल सकती है। कैसे देखने को मिल सकती है, आओ देखो, चलो मैं तुम्हें बताता हूं। तो मैंने तुम्हें क्या इक्वेशन बताई, मैंने तुम्हें इक्वेशन बताई डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन, आपका बताया के माइनस एन डिवाइडेड बाय के। अब देखो, क्या मैं इस आर एन को अंदर भेज सकता हूं, तो आपका यहाँ पर क्या आर एन के हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर एन स्क्वायर हो गया, और आपका के जो है यहाँ पर आ गया। अब देखो, क्या इस के से के कट जाएगा तो क्या यहाँ पर आर एन आ जाएगा, और आर एन आपका यहाँ पर आर एन माइनस आर एन स्क्वायर
डिवाइडेड बाय के, ये भी आपकी इक्वेशन की फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या आपको ये भी देखने को मिल सकता है क्या, जरा बताओ मुझे। मैं इसमें से क्या ले सकता हूँ कॉमन, सर हम इसमें से आर एन कॉमन ले सकते हैं। आर एन कॉमन ले लिया तो क्या यहाँ पर 1 माइनस एन वाई के आपको देखने को मिल सकता है, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। तो आपको ये फॉर्म, ये फॉर्म, ये फॉर्म, ये तीन फॉर्म आपको इस फॉर्मूले की देखने को मिल सकती हैं। बच्चा क्या आपको समझ में आ गया किस तरीके से मैंने ये फॉर्म आपको दिखाई, समझ रहे हो ना। देखो इस तरीके से अगर मॉडिफाइड फॉर्म मिल जाए तो फैल मत जाना पेपर के अंदर। चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी इनको यार, बच्चे बच्चे मन के सच्चे भाई। के माइनस एन डिवाइडेड बाई के, आ जाओ देखो इसको ढंग से लिख देते हैं, चलो तीनों तीनों फॉर्म्स को। तो आप इसको इस तरीके से लिखो, आप यहाँ पर लिखोगे डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन ब्रैकेट ऑन, आप लिखोगे के माइनस एन डिवाइडेड बाय के। क्या यही है बताओ, हाँ सर यही है, ठीक है। आगे आप देखोगे डी एन बाई डी टी, एक तो पहला वाला फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए, फिर आप इसको अंदर डिवाइड कर दोगे आर एन के डिवाइडेड बाय के माइनस आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, ठीक। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन, क्योंकि भाई के से के कट जाएगा, माइनस आर एन स्क्वायर बाई के, एक आपकी ये फॉर्मूला हो गया। और इसके बाद आप फर्दर एक और फॉर्मूला यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, ये देखो इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। आप आर एन को क्या करो, कॉमन ले लो बच्चा, और यहाँ पर आप क्या कर दो, आप कर दो 1 माइनस एन बाई के, 1 माइनस एन वाई के। देखो तो आपको ये तीन फॉर्म्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, तो ये आ जाए तो भी आपको चौंकना नहीं है, अगर ऊपर वाला आ जाए तो आपको फिर तब भी नहीं चौंकना, ठीक है। और ये वाला आ जाए तो भैया ये तो आपको आता ही है। तो ये जो है इसकी सारी की सारी मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं, ये और आपका ये। बताओ क्या आपको समझ में आ गई सारी चीजें, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ आगे। तो चलो ये लेक्चर मैंने आपको यहीं तक पढ़ाया था, आ जाओ देखो। तो बच्चों ये लेक्चर मैंने यहीं तक लिया था, इसकी जो एनसीईआरटी है वो मैं आपको कल रीड कराऊंगा, ठीक। तो अब जो है अगले लेक्चर में इसकी एनसीईआरटी रीड कराऊंगा, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में बात करेंगे, और आपकी जो है क्या कहते हैं पीपल इंटरेक्शंस जो है आपकी, सॉरी पॉपुलेशन इंटरेक्शंस को हम जो है शुरू कर देंगे, ठीक। तो आपके 2 लेक्चर और इसके बाद इस चैप्टर में लेंगे। तो बच्चों थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से आपके क्लियर हो गए होंगे, आपको ग्रोथ मॉडल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक देखा। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।